हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो इन्वेंट्री। काफी सिंपल टॉपिक है। अगर हम पिछले 5 एग्जामिनेशन के देखें तो ऑन एन एवरेज 5 मार्क का एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आता है। जैसे कि जून 22 में 5 मार्क्स का आया था, दिसंबर 21 में 4 मार्क, जुलाई 21 में 2 और 5 में 7 मार्क्स का, जैन 21 में 5 मार्क्स और नवंबर 2020 में 10 मार्क्स का। तो ऑन एन एवरेज देखो तो 5 मार्क का इस चैप्टर से एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती। काफी सिंपल चैप्टर है, बस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे। सो इसमें जो सारे कंसेप्ट हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और फिर प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप इसके पहले आप इसका कंसेप्ट समझेंगे, इंट्रोडक्शन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके सामने वहां पे दिख रहा है ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ना इमेजिन कि ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आता है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में किस साइड में रिफ्लेक्ट होता है। तो आप लोगों के बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखता है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है। तो यहाँ पे आपने अगर इसका वैल्यूएशन बराबर क्लोजिंग स्टॉक का नहीं करे तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों ही गलत आता है। क्यों? मैं कहता हूं कि अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखा, अगर मैं फॉर सपोज मैंने इस क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिखा, क्लोजिंग स्टॉक का क्या किया, इस क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं सपोज ज्यादा लिखा हूं तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने ज्यादा लिखा तो मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इस क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहाँ पे कम लिखा, इस क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा तो मेरा प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो आप एसेट साइड में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट का पार्ट होता है। एसेट साइड में जब आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, अगर वो भी फिगर आपने कम ज्यादा यहाँ पे, अगर स्टॉक का वैल्यूएशन आपने कम ज्यादा की तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने कम ज्यादा कुछ लिखी तो आपका करंट एसेट का भी जो टोटल फिगर रहेगा वो भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करें वो बहुत प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि उसके वैल्यूएशन के गलत करने से हम लोगों का पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों पे इफेक्ट वो होगा। वैसे तो इसकी जर्नल एंट्री मैं आप लोगों को फाइनल अकाउंट चैप्टर जब हम लोग कभी करेंगे तो फाइनल अकाउंट में भी इसके एडजस्टमेंट आते हैं क्लोजिंग स्टॉक के, वहां पे तो हम लोग उसकी एंट्री सीखेंगे। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है, लेकिन हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या पास होती है इसके बारे में बात करते हैं। एंट्री पास होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने परचेज को पहले सारा का सारा जो भी गुड्स परचेज किए थे, उस परचेज को मैंने सबसे पहले क्या माना था बेटा, उस परचेज को मैंने मान लिया था एक्सपेंसेस। अब क्या हुआ कि एक्सपेंसेस तो मैंने उसे मान लिया, अब वो परचेज को मैंने एक्सपेंस मान लिया और अब उन एक्सपेंसेस में से कुछ गुड्स बच गए, वो परचेज में से कुछ गुड्स क्या हो गए, बच गए। तो जब गुड्स हमारे बच गए उसमें से, तो जो गुड्स बच गए तो वो तो हमारा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो वो हम लोग परचेज को एक्सपेंस मान लिए थे, अब उसमें से कुछ गुड्स बच गए तो परचेज आप ट्रेडिंग के किस साइड में लिखते हो, डेबिट साइड में लिखते हो। तो जो गुड्स बच गए उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो गुड्स इस साल के एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्रेडिट करेंगे उसको। तो आपने टोटल परचेज को डेबिट किए, जो गुड्स बच गए उसको ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि उतने से गुड्स हमारे क्या हो गए, बच गए। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारी वो एसेट साइड में रिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए हम इसकी एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि स्टॉक बच गया वो हमारी एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं। वैसे मैं फाइनल अकाउंट चैप्टर में आपसे डिस्कस करूंगा कि कभी कभी बैलेंस शीट में कभी कभी एडजस्टमेंट में ना होते हुए ट्रायल बैलेंस में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिख जाता है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा जब हम फाइनल अकाउंट चैप्टर पे आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से बच्चे, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री होती क्या है। इन्वेंट्री बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसकी इन्वेंट्री जो होती है 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। एक होती है रॉ मटेरियल, एक होती है WIP और एक होती है फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, सो इन्वेंट्री आर द एसेट हेल्ड फॉर रीसेल, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। अब ध्यान से समझेंगे, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहली वाली जो इन्वेंट्री होती है हमारी, कि फिनिश गुड्स होती है, और ये स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स की जो आपने बनाया, मैन्युफैक्चर करे। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो आपने खरीद के लाया और आप उसको क्या करोगे, बेचोगे। तो ये जो आपके पास गुड्स रखा हुआ है, तो दैट इज फॉर द रीसेल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्क्रीन पे कार दिख रही है फरारी, तो जो कार आपको दिख रही है दैट इज फॉर द रीसेल पर्पस, तो वो उसके लिए इन्वेंट्री हुई। अगर मैं कहता हूं कि कोई बिजनेसमैन है किसी का, या मैं कहता हूँ बिजनेस कर रहा है, चलिए ये कार मैन्युफैक्चरिंग है, हम एग्जांपल में लेते, जो फरारी जो कंपनी भाई जो गुड्स ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके लिए क्या होगा, जो कंपनी बेच रही है, ये जो कंपनी बेच रही है उसके लिए ये कार क्या हो, इसके लिए गुड्स हुआ, उसके लिए स्टॉक में रखा हुआ है। लेकिन जिसने कार खरीदा
उसका तो ये पर्पज नहीं ना कि इसको रीसेल करे, तो उसके लिए वो फिनिश, उसके लिए क्या रहेगा, ये उसके लिए फिक्स एसेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कार खरीदा, तो मेरे लिए फिक्स एसेट है। क्यों? क्योंकि क्या मैंने रीसेल के पर्पस के लिए लिया? क्या नहीं, मैंने रीसेल के पर्पस के लिए नहीं लिया। लेकिन जिस कंपनी ने मुझे बेची, वो तो मतलब उन्हें गुड्स परचेज करेंगे रीसेल के लिए, ऑर्डिनरी कोर्स में मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेच रहे, तो बेचने के लिए उनका नेचर ऑफ बिजनेस वही है, तो उनके लिए वो इन्वेंट्री है, लेकिन मेरे लिए फिक्स एसेट है वो। ओके, सो यहाँ पे फॉर रीसेल के लिए हुए, तो फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मतलब उनका नेचर ऑफ बिजनेस ही ये है उस प्रोडक्ट का जिसको बेचते। जैसे एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिख रही, कार दिख रही, ये एक इन्वेंट्री होती है। दूसरी, इन द कोर्स ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड, मतलब उन्होंने रॉ मटेरियल लेकर आए और उसको क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे, कोई कार बना रहे हैं, हमारे एग्जांपल जैसे हमारे एग्जांपल कार मैन्युफैक्चर करे, तो जरूरी नहीं ना कि जब साल खत्म होगा तो वो जब एट द एंड ऑफ द ईयर वो जो पूरी की पूरी कार जो है वो मैन्युफैक्चर होगी। हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चर करके रखी हुई है, कुछ फिनिश गुड्स हो चुकी है और कुछ हमारे पास मैन्युफैक्चर हो रही है, इन प्रोसेस है, इन द कोर्स ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड। तो फिनिश गुड से कन्वर्जन की वो किसमें, प्रोसेस में है, तो वो उसे कहते हैं WIP। और तीसरा, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, स्टोर्स एंड स्पेयर। और कुछ क्या हो रहा है आपका कि कंजम्पशन में, कंजम्पशन मतलब फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए, तो यहाँ पे तीन चीज हो रही, ध्यान से। एक मैंने कहा कि गुड्स बन गया, तो दैट इज हमारे एग्जाम्पल को कार दिख रही, गुड्स बन गए। दूसरा, जो प्रोसेस में, प्रोसेस मतलब जो अभी बन रहा है। और तीसरी जो इन्वेंट्री फॉर कंजम्पशन, फॉर कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे सॉरी कि जो कंजम्पशन के लिए हमने ला के रखे और हमारे पास आ गया, दैट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है कंजम्पशन के लिए, क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर। तो मैंने तीन चीज का कि एक होता है रॉ मटेरियल, एक हो रहा है आपका इन द कोड WIP, और एक होता है फिनिश गुड्स। तो जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अभी तो आप बहुत ही नन्हे मुन्ने फाउंडेशन में हो, बट व्हेन यू विल गो इन इंटर और व्हेन यू विल स्टार्ट आफ्टर इंटर द आर्टिकलशिप, तो यू विल सी कि आप ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेशली होती है, तो उनके पास ये जो इन्वेंट्री होती है, जो उनका स्टॉक होता है, तो सिर्फ फिनिश गुड्स नहीं होता, उनके पास स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ WIP, और इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स, ये होता है। मेरी आर्टिकलशिप जो ही मैंने आर्टिकलशिप जहाँ पे किया, वो हमारे जो सर थे उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज जो थे उनके क्लाइंट थे, और वहाँ पे आर्टिकलशिप के लिए जब मैं जाता तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो वहाँ पे बहुत मैंने इन्वेंट्री की भी बहुत ऑडिट किया वहाँ पे, तो और उसके भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अभी रिवीजन बैच है, मैं उतना डिटेल में उस दूसरी चीज़ें नहीं कह सकता, पॉइंट टू पॉइंट बस जो हमारा रिवीजन उस पर फोकस है, लेकिन 2 मिनट कहता हूँ कि जैसे तो एग्जाम्पल होता था एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको कि जैसे कि हम लोग जाते थे काउंट करने के लिए, स्टॉक काउंट कहते हैं उसको, तो स्टॉक काउंट करते थे कि जो सिस्टम में जो स्टॉक बता रहा है, क्या जितना सिस्टम में स्टॉक बता रहा है क्या उतना ही स्टॉक आपका फिजिकल भी है क्या, क्रॉस चेक करते थे। ऐसा तो नहीं कि आपके पास फिजिकल स्टॉक कम है और सिस्टम पे ज़्यादा बता रहा है आपका, मतलब अकाउंट सिस्टम पे भी मेंटेन करते कितना स्टॉक है, इसके बारे में भी अपन आगे भी बात करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आपके फिजिकल का में कोई चोरी वोरी तो नहीं हुई, तो वो क्रॉस चेक करने के लिए फिजिकली काउंट भी करते थे कि जितना सिस्टम पे बता रहे क्या उतना ही स्टॉक हमारे पास, उतना ही स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है क्या यहाँ पे फिजिकली भी। अब सपोज एग्जाम्पल नट बोल्ट, छोटे छोटे नट बोल्ट, वो इतने सारे रहते एग्जाम्पल, वो काउंट कैसे करेंगे, मैंने हजारों की तादाद में रखे हुए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खूब सारे रखे हुए, कैसे काउंट करेंगे उसको, कि जो सिस्टम पे बता रहे, सपोज सिस्टम पे बता रहा है 25,000 एग्जाम्पल, तो बहुत बड़ी कंपनी तो 20-25 हज़ार बता रहा, तो मैं कैसे मानूं कि 20-25 हज़ार के काउंट करूंगा तो उसको तो 5-6 दिन लग जाएंगे मेरे को। तो हम लोग क्या करते थे, 100 कॉइन वो लेते थे हम लोग, 100 हमने नट बोल्ट ली, उसको वेट मशीन पे रखे, और वेट मशीन पे हमने देखते थे 100 नट बोल्ट का कितना वेट आ रहा है, तो और फिर उसको हटा देते और फिर पूरे के पूरे नट बोल्ट रखते थे, एक साथ नहीं आया तो जितने आए मैक्सिमम बोरे में कर भर के उसको रखे। तो अगर 100 नट बोल्ट का इतना वेट है, तो एग्जाम्पल अगर 5,000 नट बोल्ट रखे हुए, तो सिस्टम बता रहा है 5,000, तो 5,000 नट बोल्ट का कितना वेट होना चाहिए, तो क्या सारे के सारे नट बोल्ट हमने उस पर रखे तो उतना वेट आया क्या, तो उसके आसपास भी है तो मतलब उतने नट बोल्ट है। तो स्टॉक काउंट इस तरीके से स्मार्ट वर्क करके क्या होता है कि आपने उसको काउंट कर लिया, आपने एक एक काउंट बिना करे आपने पता लगा लिया कि उतना है कि नहीं है। ओके, एनीवेज, तो ये वो आपका मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। अब उसके बाद ये जो हमको कहा, हमेशा आपने सुनेंगे अपने 11th-12th में भी जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो आपने सुनेंगे कहा गया that closing stock should be recorded at cost or NRV whichever is lower. But why cost or NRV whichever is lower? Why it is important that it should be recorded at lower? तो मैं cost क्या होता है उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, and what do you mean by net real, NRV is net realizable value. तो what do you mean by net realizable value वो भी हम डिस्कस करेंगे, but why it should be recorded at lower only, why not on a higher side? So you can see
on screen that is the trading and P&L account. On the debit side, you can see opening stock, purchase, and the credit side, sales. And now the closing stock is of rupees 40,000 recorded there. Now the cost of closing stock is suppose 40,000. So you have recorded the closing stock at 40,000, but when you record the closing stock at 40,000, so you can see the gross profit will come 60,000. 60,000 gross profit will come. But when we compare the cost and net realizable value, the cost of the closing stock is 40,000 and the net realizable value is how much? 30,000. Now if we compare the cost or net realizable value, so we have to consider the lower of the two. The lower of the two is 30,000, but when I record the 30,000 as closing stock, my gross profit will go down from 60 to 50,000. You can see, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे gross profit will go down from 60,000 to 50,000 only. Why? Because you have not recorded closing stock as 40,000 because the NRV is lower than the cost. The cost is 40,000 and the net realizable value is 30,000. So we will record the lower, the 30,000. So the profit will go down from 60 to 50. Now why we recorded lower? Due to the conservatism approach or we call it prudence approach. Okay, जो expected losses है वो हम उसको अभी से रिकॉर्ड करते हैं. जो हमको पता है जो चीज 40 की है लेकिन जो 30 में ही बिकने वाली, तो 10 का नुकसान होगा, तो 10 का नुकसान अभी बेयर कर लो, तो 60 का कितना आ गया? 50. तो ड्यू टू द कंजर्वेटिज्म अप्रोच वी रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. ओके, अब यहाँ पे बेटा आपका यहाँ पे कॉस्ट, जैसे उसने कहा कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है पहले हम उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम लोग आते हैं कि एनआरवी क्या होती है. अब एनआरवी में भी एक प्रॉब्लम है कि 3 तरह के आप लोगों के इन्वेंट्रीज होती है. एक होती है रॉ मटेरियल, एक होती है आप लोगों की एक होती है आपकी रॉ मटेरियल, एक होती है आपकी WIP और तीसरी कौन सी होती है आप लोगों की फिनिश गुड्स. तो ये जो 3 तरह की आप लोगों की इन्वेंट्री होती है, तो इसमें जो आप लोगों का मीनिंग क्या होता है, एनआरवी का मतलब, तीनों केस में एनआरवी का मीनिंग अलग होता है. ओके, तो पहले हम कॉस्ट पे बात करते हैं. तो कॉस्ट पे कौन कौन सी चीजें कवर होती है इस चीज को ध्यान से समझना. द एक्सपेंसेस अप टू द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक जो खर्चे होते वो हम उसकी कॉस्ट में कवर करते हैं. वैसे आपको फाउंडेशन लेवल पे आई डोंट थिंक इतना डिटेल में AS2 पूरा डिटेल में आपको सी इंटरमीडिएट में, बट इट्स ओके. तो कॉस्ट, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट मैं कहता हूं, उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है. मैंने क्या कहा, उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हम उसके बारे में बात करें. तो क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, उसकी एक्सपेंसेस अप टू द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज. मतलब मैंने कहा कि इस इन्वेंट्री में क्या क्या, एक आता है आपका मटेरियल, यस मटेरियल आएगा, उसके बाद लेबर लगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो भाई मटेरियल लग रहा है उसका, फिर लेबर लाए, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि फ्रेट हो गया आपका, ठीक है, वो खर्चा हुआ, और मैन्युफैक्चरिंग जो भी खर्चे आपने करे, कब तक, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक, वो उसकी कॉस्ट का क्या होता है, हिस्सा होता है. तो एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू इट्स प्रेजेंट स्टेज एंड कंडीशन. तो जब तक वो मैन्युफैक्चर नहीं होती उसमें जो भी कॉस्ट आपको इनकर्ड हो, उसकी कॉस्ट का क्या होता है, हिस्सा होता है. लेकिन स्पेसिफिकली AS2 ऐसा कहता है कि उसमें कोई चीज इंक्लूड नहीं होती. अब सब इस चीज को समझना है, ये जो बिल्डिंग है हमारी, ये ऑफिस की बिल्डिंग है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, तो फैक्ट्री अलग है और ये ऑफिस है. तो अब ये फैक्ट्री में सपोज यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके मैन्युफैक्चर हुए तक जो भी खर्चा हुआ उसकी कॉस्ट का क्या है, वो हिस्सा है. लेकिन क्या चीज में कवर नहीं होती, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो इसमें कवर नहीं होते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कवर नहीं होते, इंटरेस्ट भी वैसे कवर नहीं होता. अब उतना डिटेल में नहीं कहता, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 होता है बोरोइंग कॉस्ट, जो कि आप CA इंटरमीडिएट में पढ़ोगे. तो इंटरेस्ट वैसे नॉर्मली इन्वेंट्री का कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन एक कुछ एक्सेप्शन है A16 के हिसाब से, वो इन्वेंट्री में भी आपका इंटरेस्ट जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा हो सकता है. A16 में कुछ एक्सेप्शन, वो अभी उतना आपको डिटेल में नहीं जाना, वो इंटर में पढ़ोगे आप लोग. लेकिन अभी ख्याल रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और जनरली इंटरेस्ट आपकी इन्वेंट्री का कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता. तो इसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक जो आप खर्चे कर रहे हो वो इसकी कॉस्ट का हिस्सा होता है, और कोई एबनॉर्मल आइटम भी अगर रहते तो वो भी आपके इन्वेंट्री के कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते. अब हमने कहा कि यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात की बेटा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं जैसे मैंने कहा इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. तो उसने कहा कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो दोनों में से जो लोअर होता है उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू मीन बाय एनआरवी, व्हाट डू मीन बाय एनआरवी. तो एनआरवी अगर मैं कहूँ तो एनआरवी कितने की, 3 तरह के. पहले तो आपकी इन्वेंट्री, कितने तरह की इन्वेंट्री बच्चों, 3 तरह की आप लोगों की इन्वेंट्री, जैसे कि एक हुई आपकी फिनिश गुड्स, एक हुई आपकी WIP और एक हुई आपकी रॉ मटेरियल. सो आपकी फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल, 3 तरह के, तो तीनों में हमको देखना है कि यहाँ पे इसका एनआरवी का मतलब यहाँ पे क्या होता है. तो फिनिश गुड्स का एनआरवी का मतलब एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि
हम लोगों ने मैं एनआरवी जब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास रखा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ये फिनिश गुड्स भी हो सकता है, ये WIP भी हो सकता है, और ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो ये फरारी कंपनी का ओनर हूँ, बोलने में क्या जा रहा है, फरारी कंपनी का बेटा मैं ओनर हूँ। मैंने कहा कि चलो स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, साल खत्म होने पे आ गया, ये साल खत्म हो गया, हमको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करना है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एंट्री तो पता है, उसका वैल्यूएशन कैसे करूँ, अमाउंट किस अमाउंट पे उस क्लोजिंग स्टॉक को मैं लिखूँ। तो मैंने कहा चलो चलो, तो फॉर्मूला इज कॉस्ट, जो रूल है सॉरी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सो व्हाट डू मीन बाय एनआरवी, तो मैंने कहा कि पहला गुड्स मेरे पास रखा हुआ है फिनिश गुड्स, तो ये मेरे पास एक कार रखी हुई है मेरी। सो मैंने कहा इस कार को, ये कार का क्लोजिंग स्टॉक है, मैं कितने पे इसको, मैं क्लोजिंग स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड करूँ। तो मैंने कहा आज इसको एनआरवी, पहले मैं एनआरवी की बात करती, इसकी एनआरवी कितनी एनआरवी इस कार की। तो मैंने कहा इस कार की एनआरवी, मतलब मेरा बिजनेस है तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री है, वो मेरे लिए फिक्स एसेट नहीं, वो मेरे लिए क्या है, इन्वेंट्री। तो मैंने कहा ये जो कार है मेरी इन्वेंट्री मेरा बिजनेस है इसका। तो मैंने कहा इस कार को अगर आज मैं मार्केट में बेचूं तो कितने में बिकेंगी। तो मैंने कहा एग्जाम्पल 50 लाख में कार बिकेंगी। तो कार जब ये 50 लाख में, अगर ये कार अगर 50 लाख में बिकती है, और इसके ऊपर अगर सपोज बेचने पे कुछ कमीशन वमीशन एजेंट कोई लेता है 2 लाख रुपए, तो एक्चुअली मुझे कितने में मिलेंगी, 48 लाख में। 50 लाख की कार एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में बिकेंगी, और 2 लाख रुपए की मैंने कहा कि उसमें क्या हो जाता है, आप लोगों का 2 लाख रुपए का आप लोगों को सपोज कमीशन लग जा रहा है। तो मैंने कहा मेरे हाथ में तो 48 लाख आएंगे, तो मेरे लिए इसकी एनआरवी, नेट रियलाइजेबल, नॉट रियलाइजेबल वैल्यू, इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मुझे कितने में मिलेंगे होंगी, इट विल बी 48 लाख फॉर मी। तो एक तरह का ये मेरा फिनिश गुड्स था, तो इसकी मैंने एनआरवी निकाला। अब दूसरे मेरे पास क्या लो मैं, चलो ये दूसरा मेरे पास गुड्स रखा हुआ है बेटा। तो दूसरा गुड्स यहाँ पे जब ये मेरे पास रखा हुआ है, तो ये WIP फॉर्म में, किस फॉर्म में, WIP, ये पूरा अभी मैन्युफैक्चर हुआ नहीं। सो मैंने कहा कि ये WIP फॉर्म में, वर्क इन प्रोग्रेस, व्हाट इज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ये पूरा मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। तो एक काम करता हूँ, मैंने WIP पे बाद में आता हूँ, पहले मैं रॉ मटेरियल पे आता हूँ। तो मैंने पहले आपको ये कहा, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसका एनआरवी कहूँगा, फिर मैं ये WIP पे आता हूँ, समझाना मेरे लिए आसान होगा और आपके लिए समझना भी आसान होगा। सो मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि ये जो रॉ मटेरियल है, इसका रियलाइजेबल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा। अब अगर मैं कहता हूँ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है। अब इस रॉ मटेरियल को मैं कहता हूँ कि ये रॉ मटेरियल, जैसे मैंने फिनिश गुड्स का कहा था कि अगर मैं आज मार्केट में बेचूं तो कितने में बिकेगा, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू मैंने लिया था, उसमें से मैंने कुछ खर्चे, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस जो थे तो वो मैंने माइनस करूँ तो मेरे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर मैं इस रॉ मटेरियल की बात करूँ, ये रॉ मटेरियल तो मैंने बेचने के लिए, ये रॉ मटेरियल तो मैंने बेचने के लिए नहीं लाया हूँ। तो ये जो रॉ मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है बेटा, तो ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड समझ में आता है कि उसको बेचूं तो कितने में मार्केट में बिकेगा। मगर यहाँ पे रॉ मटेरियल के केस में वो कहता है कि रिप्लेसमेंट प्राइस। व्हाट इज रिप्लेसमेंट प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब अगर आज इस रॉ मटेरियल को मैं मार्केट में से खरीद, मैं मार्केट में जाऊँ और ये रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आऊँ, तो मुझे कितने में मिलेगा, मुझे कितने में मिलेगा, दैट इज रिप्लेसमेंट प्राइस, परचेज प्राइस दिस इज। तो वहां पे आपने, अगर मैं आज इस रॉ मटेरियल को आज मैं अगर परचेज करूं, इस रॉ मटेरियल को इस अगर परचेज करूं तो कितने में मिलेगा, दैट इज रिप्लेसमेंट प्राइस। तो वो परचेज प्राइस प्लस मुझे खरीदने में कुछ और खर्चे हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग परचेज, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ कमीशन पे करना पड़ सकता है ऑल दैट। तो कुछ खर्चे हो रहे मेरे खरीदते वक्त सपोज मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ US से, और मेरे को कुछ कमीशन देना पड़ जा रहा है, बीच में कोई मीडिएटर है, वो एजेंट है, उसको कमीशन देना पड़ा, तो कुछ खर्चे होंगे परचेज करने पे। तो मैंने कहा इस रॉ मटेरियल की अगर मैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आज अगर मैं इसे खरीदूं तो किस प्राइस पे मुझे मिलेगा, और खरीदते वक्त वो परचेज प्राइस के अलावा और मुझ में और कौन से इसमें खर्चे होंगे खरीदने के लिए, तो दैट इज उसमें ऐड करेंगे, दैट विल बी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि अगर मैं फिनिश गुड्स की एनआरवी कहूँ तो एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू क्या है, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 50 लाख रुपए की मेरी कार थी, और अगर मैं कहूँ कि 50 लाख रुपए की कार थी, लेकिन उसको खरीदने में मुझे उसे बेचने पे सॉरी, लेकिन 2 लाख रुपए का सपोज कमीशन देना पड़ रहा है, तो मेरे को एक्चुअली नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरे लिए कितनी होगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरी होगी वो 48 लाख रुपए। लेकिन व्हाट हैपन इन केस ऑफ रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, तो रॉ मटेरियल के केस में क्या होता है आपका कि रॉ मटेरियल को अगर आप मार्केट से आज खरीदो, रॉ मटेरियल को मार्केट से आप क्या करो, अगर रॉ मटेरियल को मार्केट से आप खरीदते हो तो कितने में वो मिलेंगी आपको और उसमें अगर खरीदते वक्त अगर आपको कुछ खर्चे हुए, तो वो खरीदते वक्त अगर आपको जो खर्चे होते, तो दैट विल आल्सो बी ऐड टू द कॉस्ट ऑफ दैट टू द परचेज प्राइस रॉ मटेरियल में आप ऐड करोगे, तो दैट विल बी एनआरवी इन केस ऑफ रॉ मटेरियल।
बट व्हाट अबाउट द डब्ल्यूआईपी के लिए आपका एनआरवी क्या होता है? तो मैंने कहा ये मेरी डब्ल्यूआईपी वापस मैंने ले लिया। तो अगर ये मेरी डब्ल्यूआईपी, मैं कहता हूं अगर इसको आज मैं इस ये जो मेरी डब्ल्यूआईपी क्योंकि कार पूरी मैन्युफैक्चर नहीं हुई, ये आधी अधूरी कार है, अभी मैन्युफैक्चर हो रही है, तो फिनिश गुड्स भी नहीं और ये रॉ मटेरियल भी नहीं। तो मैं कहता हूं कि इसकी एनआरवी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो थोड़ा सा मुश्किल काम है मेरी। अब बोले सर क्यों मुश्किल काम है? इसकी एनआरवी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्यों मुश्किल काम है? मैं बताता हूं आपको क्यों मुश्किल काम है। पहला पहला केस, इसकी एनआरवी कैलकुलेट करना क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि मैंने कहा कि अगर इसकी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, जो फिनिश गुड्स के केस में करते थे कि उस फिनिश गुड्स को अगर मैं बेचूं तो एक्सपेक्टेड कितने में बिकेंगे। लेकिन मैं डब्ल्यूआईपी को तो नहीं बोल सकता था व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, क्योंकि वो तो डब्ल्यूआईपी फॉर्म में, तो इसकी एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू निकालना मुश्किल है। क्यों निकालना मुश्किल है इस डब्ल्यूआईपी की? वो इसीलिए मुश्किल है क्योंकि क्योंकि ये अभी पूरी मैन्युफैक्चर नहीं हुई। तो आप एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, जो चीज बन गई उसकी सेल वैल्यू मार्केट में क्या है वो निकालना आसान है। ये जो चीज बनी ही नहीं, जो आधी अधूरी, उसकी एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू निकालना मुश्किल है, उसकी एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू निकालना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे दूसरा, वो मुश्किल है तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो सर आप ऐसा करो, रॉ मटेरियल केस में जैसे हम करते थे, जो परचेज प्राइस है एक्सपेक्टेड वो ले लेंगे, मतलब जो रॉ मटेरियल उसको आज खरीदो तो कितने में मिलेगा उसको आप ले लेते थे एनआरवी। उसमें कुछ कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कुछ रहती थी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, उसको ऐड कर लेते, दैट विल बी द एनआरवी इन केस ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन इस डब्ल्यूआईपी की मैं कैसे बोलूं कि आज अगर इस डब्ल्यूआईपी फॉर्म में मार्केट से खरीदूं तो कितने में मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से इस डब्ल्यूआईपी की सेल वैल्यू निकालना, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू निकालना मुश्किल है, उसी तरह इस डब्ल्यूआईपी की परचेज प्राइस क्या है वो भी निकालना मुश्किल है, क्योंकि डब्ल्यूआईपी फॉर्म में ना मार्केट में बिकता है ना मार्केट से खरीदा जाता है। तो इतना तो जनरली ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए इसकी ना एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू निकालना पॉसिबल हो रहा है, ना इसकी परचेज प्राइस कितनी होगी वो निकालना मुश्किल है। तो किस तरीके से मैं इसकी डब्ल्यूआईपी को कैलकुलेट करूं? तो मैंने कहा एक तरीका है, वो तरीका कुछ इस तरह है, स्क्रीन पे देखेंगे आप। वो तरीका कुछ इस तरह है कि मेरे पास ये डब्ल्यूआईपी, और इस डब्ल्यूआईपी की मुझे एनआरवी निकाला है। इस डब्ल्यूआईपी की मुझे क्या निकाला है? ये डब्ल्यूआईपी, और इस डब्ल्यूआईपी की मुझे क्या निकाला है? एनआरवी निकालना है। तो मैंने कहा ये फिनिश गुड्स है, ये फिनिश गुड्स है, तो इसकी एनआरवी कैसे निकालो? मतलब एक ये क्वेश्चन मार्क है मेरे सामने कि इस डब्ल्यूआईपी की मैं एनआरवी किस तरीके से निकालू। सो एक तरीका ये है आप लोगों का, एक तरीका ये है आपका कि इसकी एनआरवी निकालने का, जो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी कहता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कि आप फिनिश गुड्स की एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू लो। तो फिनिश गुड्स की एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ले, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस, अगर जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे तो उसको माइनस कर दो। तो मैंने कहा अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूं तो मुझे तो एनआरवी जो ये आ रही है, ये तो एनआरवी हो गई, ये एनआरवी किसकी होगी? फिनिश गुड्स की होगी ना। तो वैसे ही तो एनआरवी अपन फिनिश गुड्स की अभी निकाले, ये जो एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, तो माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस में से करो तो जो जो भी अमाउंट है दैट इज एनआरवी ऑफ फिनिश गुड। लेकिन मुझे यहाँ पे एनआरवी फिनिश गुड्स की कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे किसकी एनआरवी कैलकुलेट करना है? मुझे एनआरवी डब्ल्यूआईपी की कैलकुलेट करना है। तो उसका एक जरिया ये है, एक जरिया ये है डब्ल्यूआईपी की अगर एनआरवी मेरे को कैलकुलेट करना है, तो एक जरिया यहाँ पर एक है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग, मतलब मैं यहाँ पर अभी हूँ, तो इसमें से अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ये यहाँ पर हूँ मैं, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर हूँ मैं और यहाँ पे पहुंचना है मुझे, मैं एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स में हूँ और मेरे को एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी पे पहुंचना है। तो रिवर्स में क्या जा सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग, मतलब डब्ल्यूआईपी फॉर्म से लेके फिनिश गुड्स फॉर्म तक बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो भी इस एनआरवी से माइनस कर दो, तो आप यहाँ पर आ जाओगे, तो दैट विल बी द एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो मैं कहता हूँ कि मैंने ये कैलकुलेट करा पहले, और इसमें से जो भी खर्चा डब्ल्यूआईपी फॉर्म में से फिनिश गुड्स बनाने के लिए, जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग जो रहेगा फ्रॉम डब्ल्यूआईपी टू फिनिश गुड, तो जो भी खर्चा यहाँ पे एस्टिमेटेड है, उस खर्चे को ये एनआरवी में से अगर मैं माइनस कर दूं तो आई विल कम एट द एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज अ लॉजिक। उसके क्योंकि हम उसको खरीद नहीं सकते या ना बेच सकते, तो हमने बेचने वाली वैल्यू लिए फिनिश गुड्स की एनआरवी दी, और उसमें से जो यहाँ पे और जो खर्चा आएगा उसमें से माइनस कर दो, तो रिवर्स यू विल कम हियर, दैट विल बी द एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो इस तरीके से आप डब्ल्यूआईपी की एनआरवी कैलकुलेट करते हो कि एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ डब्ल्यूआईपी टू फिनिश गुड। तो अगर आप वो चीज़ें यहाँ से माइनस करो, दैट विल बी द एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो इस तरीके से हम लोग एनआरवी कैलकुलेट करते हैं फिनिश गुड्स की, डब्ल्यूआईपी की और रॉ मटेरियल की। सो वैसे मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन में इतना डीप में पूछेंगे, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, इंस्टीट्यूट ने आपके मटेरियल में एक्सप्लेन की, तो यू शुड नो अबाउट इट। एग्जामिनेशन में हो सकता है इंस्टीट्यूट कभी भी इस पर पूछ ले, तो आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कंपैरिजन जब करते,
किस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो किस तरीके से हम लोग को कंपैरिजन करें, क्योंकि कोई आप शॉप में जाते हो तो वहाँ बहुत अलग अलग तरह के गुड्स रखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी दिख रहा है, टेलीविजन भी दिख रहा है आपको। तो वो जो बिजनेसमैन है उसके लिए तो सारी इन्वेंट्री, ये वॉशिंग मशीन भी उसके लिए इन्वेंट्री है, उसके लिए ये वॉशिंग मशीन भी उसके लिए इन्वेंट्री है, उसके लिए ये वहाँ पे जो टेलीविजन रखा हुआ है वो भी उसके लिए क्या है, इन्वेंट्री। तो किस तरीके से वो कॉस्ट और एनआरवी को वहाँ पर कंपेयर करे, उस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रखना, ठीक है। और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से करते जाइए, ठीक है। पढ़ाई में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना बेटा। कुछ कुछ समय की बात है, अभी आप फाउंडेशन लेवल पे फिर इंटर क्रैक करोगे तो फिर इंटर में आओगे, फिर इंटर पढ़ेंगे, फिर इंटर के बाद आप आर्टिकलशिप रहेंगे, देन फाइनल एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन रहेंगी, बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन रहेंगी, क्यों? क्योंकि जब आप स्पेशली नॉट कि ऐसा नहीं कि सीए बने बाद, सीए बनने के पहले भी आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी रहेगी? क्योंकि जब आर्टिकलशिप शुरू होती है तो वहाँ पे आपको कई चीज़ें सीखने मिलती। अभी आप मेहनत करोगे एक मुकाम पे, अगर अच्छे अच्छे से पास हो गए, इंटर आपने पास किए, तो जो आर्टिकलशिप आपको अच्छी अच्छी फर्म में मिलेंगी, वहाँ पे जब आर्टिकलशिप करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे चीज़ें समझ में आती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं अपनी याद करूँ, जब मैं आपकी तरह था तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था। फिर वो ओवर द पीरियड होता है कि फिर वो कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ते जाता है। जब आप लोगों से बात करते हो, फिर आप कम्युनिकेट करते हो, आप अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप करोगे तो आप अच्छे क्लाइंट प्लेस पे जाओगे, आपको वहाँ पे उनके मैनेजर से, उस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो गए, ये दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हो गए फाइनेंस डिपार्टमेंट से बहुत बात करने का मौका मिलता है, कम्युनिकेशन होता है। तो धीरे 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 ओवर द पीरियड वो डर आपसे निकलते जाता है और फिर वो आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होते जाती है। तो उसके लिए अपने को क्या, वहां पहुंचने के लिए अभी अपने को मेहनत, अभी पहला टास्क है कि अपने सीए फाउंडेशन क्लियर हो। तो सीए फाउंडेशन क्लियर करना अपना पहला टारगेट है, और अच्छे से ईमानदारी से आप पढ़ाई करो, और हमेशा पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप नेगेटिव रहो, सच कह रहा हूँ, नेगेटिव अगर रहो तो इंसान, मतलब आप जो भी इजी क्वेश्चन भी आपके सामने रहे तो वो भी डिफिकल्ट लगता है, मज़ा नहीं आता पढ़ने में, कोई चीज़ जमती नहीं, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है इंसान। लेकिन अच्छा अच्छा माइंड रहे, पॉजिटिव सोचे आप हर चीज़, तो जो फिर आपने को डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रहे तो वो भी जमने लगते, मज़ा आता है पढ़ने में, फटाफट क्वेश्चंस करते हो तो उसमें मज़ा आता है। तो अपने आप को बड़ा ही पॉजिटिव रखा करो। और अगर कोई नेगेटिव लोग है, होता है ना ऐसे ग्रुप में कोई रहता है जो जिससे मिलो जब मिलो वो नेगेटिव ही बात करते हो, तो नेगेटिव वाइब आती है, तो दूर रहना उन लोगों से। ऐसा नहीं करेगा मैं झगड़ा करूँ उनसे, लेकिन दूर रहना और अपना फोकस उन लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव बात करते, जो अच्छी बात करते, जो कुछ अच्छा करने का सोचते, जो लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचते, जो हर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसकी लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हर इंसान के जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम आते भी है तो इसको हम लोगों को उसको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उससे ऐसा नहीं कि अपन कोई चीज़ को, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे दूर नहीं भागा जाता है, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये बहुत बुरी आदत होती है कि प्रॉब्लम कोई अगर आए तो उस प्रॉब्लम से दूर भागो, तो दूर भागने से प्रॉब्लम चला नहीं जाएगा। प्रॉब्लम चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वो एक्सेप्ट करके उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और उसको फिर आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, और भाई है तो है, क्या करेगी, और उसको एक्सेप्ट करके फिर अपन को कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, कैसे सॉल्व करना, और उस चीज़ पे फिर आप वर्क करके आगे बढ़ते गए। तो लाइफ में मैं सच कहूँ आपको, 2 मिनट कहता हूँ, लाइफ में आपको सच कहूँ, जितना मैंने अभी जिंदगी, जितनी ऊपर वाले ने दिया है और जितनी भी आगे दिया है, सो जितना मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया हूँ कि लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता कि प्रॉब्लम्स आते रहते, लेकिन आपने उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और वो आपको कोई ये जो आप सिलेबस पढ़ते, बुक्स नहीं सिखाती आपको, लेकिन जो प्रॉब्लम लाइफ में आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करते हो, ठीक है। सो डाउन फील नहीं करना जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है, उस चीज़ की तरफ देखना, इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं अपन, और उस चीज़ पे वर्क करना। तो आप मैं तो फिर वो चीज़ें सॉल्व होती जाती है, ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। बस मेहनत, बहुत 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 मेहनत करो, और थोड़े से वो रहो, मतलब ऐसा मैं कभी ऐसा कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं सेल्फिश किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सेल्फिश रहो। आई मीन टू से कि पढ़ाई के जब आती है तो आप सेल्फिश हो जाओ कि नहीं यार, पढ़ाई जब आती है तो बस मैं मेरा ही सोचता और किसी का नहीं सोचता। पढ़ाई तो पढ़ाई है मेरे लिए। तो जब पढ़ाई का वक्त आता तो सिर्फ मेरे को पढ़ाई दिखती है, और फिर मेरे को किसी की कोई फिक्र नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। तो पढ़ाई चीज़ ही ऐसी, पढ़ाई अभी आपका वक्त है पढ़ने का, ज़िंदगी बहुत 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 अच्छी होगी, लेकिन आप अभी सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है बच्चे, पढ़ाई पे करना है। ओके,
तो हम लोग यहाँ पे वापस आते कंपैरिजन पे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कंपैरिजन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आप यहाँ पे देखते फॉर एग्जाम्पल कोई वॉशिंग, कोई हम शॉप में गए, वहां पे हमने बोला कि वॉशिंग मशीन बताओ तो वो जो बिजनेसमैन है उसकी दुकान में दो तरह की वॉशिंग मशीन, अलग अलग कंपनी की। अब वो कौन कौन सी वीडियो कौन है ना, वर्लपूल, अलग अलग कंपनी की वॉशिंग मशीन, एनीवेज जो भी कंपनी हो। तो इसकी एक एक वॉशिंग मशीन है जिसकी कॉस्ट है 50,000 और जिसकी एनआरवी है 60,000। दूसरी वॉशिंग मशीन है जिसकी कॉस्ट है 40,000 और एनआरवी 45,000। तो जो रूल है हमारा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो ये जो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे देखो 60,000 50 कौन कम है, 50,000। यहाँ पे 45 और 40 कौन कम है, 40, तो ये 40 आपने इस तरीके से कंपैरिजन करे। लेकिन मैं कहता हूँ कि सर मतलब इंडिविजुअली अलाउ है कि इंडिविजुअली ऐसे कंपेयर करूँ, हाँ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आप नहीं करे। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, वहां पे कॉस्ट पूरी, मैं वॉशिंग मशीन जितनी भी कंपनी से पूरी वॉशिंग मशीन उसकी मैंने रकम है जो दुकान में रखी 90,000 है, और एनआरवी आ रही है दोनों की टोटल को 1,05,000। तो क्या ऐसा कैटेगरी वाइज अलाउ है कि यस कैटेगरी वाइज भी अलाउ है। इंटरचेंजेबल आइटम, व्हाट इज इंटरचेंजेबल आइटम, कि आपको दुकान में गए, आपने बोला यार ये कंपनी की वॉशिंग मशीन पसंद नहीं आ रही, तो वो वो दुकान वाला कहते हैं कि आपको ये कंपनी की नहीं दूसरी कंपनी की भी आप वो देख लो, दैट इज इंटरचेंजेबल आइटम। तो आप लोगों को कैटेगरी वाइज भी अलाउ है, हाँ तो आप इंडिविजुअल भी ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कॉस्ट और एनआरवी, और कैटेगरी वाइज भी। उसी तरह आप नीचे टेलीविजन में देख रहे हो कि दो अलग अलग कंपनी के टेलीविजन हमारी दुकान में, एक कॉस्ट और एनआरवी, तो इसकी कॉस्ट है 90,000 और इसकी है ये 1,20,000। तो 90,000 कम है, ये 60,000, ये 40,000, तो ये कम है। तो क्या ऐसा इंडिविजुअल अलाउ है टेलीविजन में, हाँ इंडिविजुअली अलाउ। आप चाहो तो टोटल भी कर सकते हैं 90 प्लस 60 150, 120 प्लस 40 160, तो ऐसा भी अलाउ है। तो आपने ये कैटेगरी जो करे 150 और 160 कौन सा छोटा है, 150, तो दैट इज ऑल्सो अलाउ, कैटेगरी वाइज ऑल्सो अलाउ, इट मीन इज ऑल्सो अलाउ, इट मीन इंडिविजुअली इट इज अलाउ, कैटेगरी वाइज भी अलाउ है। लेकिन क्या मैं अगर कहूँ कि सारे के सारे मैंने अदर कैटेगरी के आइटम को सबको ऐड करा, द ग्रैंड टोटल कम 90 प्लस 150 दैट्स कम 240, एंड 1,05,000 प्लस 1,60 दैट्स कम 2,65,000। तो क्या था ग्रैंड टोटल में कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करना अलाउ है, द आंसर इज नो। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ग्लोबल बेसिस भी इसको कहते हैं, तो ग्लोबल बेसिस पे और ओवरऑल बेसिस भी कहते हैं, वैसा अलाउ नहीं। तो इंडिविजुअली आप कंपेयर कर सकते हो, एक कैटेगरी में भी टोटल करके कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से हर कैटेगरी को टोटल करके उसकी कॉस्ट और एनआरवी से ग्लोबल बेसिस और ओवरऑल बेसिस पे अलाउ नहीं होता है। ओके, दिस इज अबाउट द कंपैरिजन। अब यहाँ पे हो सकता है कोई एग्जामिनेशन में आपको थ्योरी क्वेश्चन आ जाए। क्या थ्योरी क्वेश्चन है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम में क्या फर्क है उसको अच्छे से समझना। उसके यहाँ पे देखो आया भी है नवंबर 2019 के एग्जामिनेशन में, और ये थ्योरी क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं जैसे दोनों में डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करके, ये दोनों जो सिस्टम है आपके पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या फर्क है, हम पहले वो बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकली, आप क्या होता है कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम आप फिजिकली जाके काउंट करते हैं, फिजिकली जाके क्या करते हो हमारे पास कितना स्टॉक रखा हुआ है। लेकिन परपेचुअल में क्या होता है कि आप बुक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आजकल बुक रिकॉर्ड ज्यादा होने लग गया है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल शॉप में अगर जाते हो, सो मेडिकल शॉप में आपने बोले कि सो एंड सो मेरे को मेडिसिन चाहिए, तो वो क्या होता है कि मेडिकल शॉप में वो देखता है, वो वहाँ पे सपोज वो जाता है, वो मेडिसिन को ढूंढता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं मेडिसिन नहीं दिख रही। तो उसका ओनर बोलता है नहीं नहीं एक काम कर रुक जाए, वो सिस्टम पे देखता है, सिस्टम पे देखता है मेडिसिन का नाम रख दो, नहीं 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 सिस्टम पे बता रहा है कि है अपने पास दुकान में रखा हुआ, जाओ देखो है क्या, होंगी कहीं ना कहीं देखो। क्यों, क्योंकि वो सिस्टम पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि जब वो उनके पास मेडिसिन आई तो कितनी है, इसकी क्वांटिटी उसमें रिकॉर्ड होती है। जब वो सेल की तो क्वांटिटी कितनी गई तो वो भी वहाँ रिकॉर्ड होती है। तो कितनी क्वांटिटी आई और कितनी क्वांटिटी गई और कितनी क्वांटिटी हमारे पास बची, वो आप लोगों को उस सिस्टम पे दिखता है। तो दैट इज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के आप बुक रिकॉर्ड उसको आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है सिस्टम पे, और आप यहाँ पे देख रहे हो इस सिस्टम को फिजिकली काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री, यहाँ पे जब आप रियल टाइम पे यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हो सिस्टम पे आपको दिख जाता है कि कितना आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिजिकली काउंट करना होता है। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा, इन्फो एट पर्टिकुलर डेट, हाँ क्योंकि आप क्या होता है इसमें फिजिकल जब आप स्टॉक काउंट करते, तो फिजिकली जब आप स्टॉक काउंट करते तो स्टॉक काउंट कब करा जाता है, ये स्टॉक काउंट कब जब फिजिकली करते। सो ओके, तो स्टॉक काउंट को जब आप फिजिकली करते तो आप लोगों को पर्टिकुलर डेट होती है। पर्टिकुलर डेट का मतलब मेरा होता है, पर्टिकुलर डेट का मतलब होता है कि जैसे एक 31 मार्च हुआ तो आप उस तारीख को स्टॉक काउंट कर जाएंगे, फिजिकली पर्टिकुलर डेट पे स्टॉक काउंट करते हैं।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फिजिकल मतलब आप पर्टिकुलर डेट पे आप जाके फिजिकली काउंट करते हो कि कितना आपका स्टॉक है, पर्टिकुलर डेट पे फिजिकली काउंट करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटे, यहाँ पे वो सिस्टम में शो कर देता है। सिस्टम में शो क्यों? क्योंकि आप तो सिस्टम पे सारी चीजें रिकॉर्ड करते हो कि कितना आया, कितना अपने पास रखा हुआ है, कितना आपने बेचे, कितनी क्वांटिटी बेची और कितनी क्वांटिटी रखी हुई। तो आपको कोई पर्टिकुलर डेट में ऐसा नहीं होता कि आपको इन्फो एट पर्टिकुलर डेट यहाँ पे मिलती। यहाँ पे पूरे 12 महीने हमको इन्फो मिलती कि हमारे आज की तारीख में मेरी दुकान में कितना स्टॉक रखा हुआ है। ये सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम मेरे को डेली बता सकता है क्योंकि मैं सिस्टम पे उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहते हैं कि लॉस ऑफ गुड्स नॉट शोन। ऑब्वियसली जब आप फिजिकली काउंट करते तो मुश्किल होता है। अगर कोई गुड्स चोरी भी हो गया दुकान से तो उसको ट्रेस करना मुश्किल है क्योंकि आपके सिस्टम पे तो मेंटेन नहीं। लेकिन मैं सिस्टम पे अगर मेंटेन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेडिकल शॉप है, मैंने सिस्टम पे मेंटेन करा उसको, तो मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसने बोला मेडिसिन चाहिए, हमने बोले कि ठीक है मैं आपको देता हूँ। सिस्टम पे मेरी बता रही कि 10 मेडिसिन है। मैंने बोला जाओ लेकर आओ, इनको मेडिसिन चाहिए। तो वो गया, देखने गया दुकान में, जो बंदा था वो बोले कि सर नहीं दिख रही। मतलब हो ही नहीं सकता, सिस्टम पे दिख रही है 10, दुकान पे जरूर होंगी करके। मतलब क्या चोरी हुई है क्या? तो यहाँ पे ट्रेस करना क्या है, आसान है परपेचुअल में। लेकिन आपका फिजिकली अगर आप स्टॉक काउंट करते तो वहां पे मुश्किल होता है क्योंकि आप रोज तो काउंट नहीं करते हो। 1000 में से 2 4 5 किसी ने चोरी कर लिया तो पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को। ओके, फोर्थ होता है नो इन्वेंट्री कंट्रोल। हाँ, इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होता क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता कि रोज कितना स्टॉक है। तो पर्टिकुलर डेट पे पता चलता है कितना स्टॉक है। यहाँ पे इन्वेंट्री में कंट्रोल रहता है। अच्छा, इन्वेंट्री में कंट्रोल कैसे? देखो अपने पास इतनी क्वांटिटी आई थी, इतनी क्वांटिटी बेच दी, इतनी क्वांटिटी बची हुई है, और बुलाना तो बुला लो। इसका स्टॉक कम दिख रहा है हम लोगों को, तो इसका स्टॉक कम है सिस्टम पे दिख रहा है, तो और इसकी इन्वेंट्री बुला लो। आपका कंट्रोल भी रहता है, इतनी बची हुई है, कुछ चोरी तो नहीं हुई है, कुछ कम ज्यादा तो नहीं, क्योंकि आपको रोज इन्वेंट्री वहां पे दिखती है कि आपके पास एक्चुअल में कितना स्टॉक आपके पास है। लास्ट पॉइंट, सिंपल एंड नॉट एक्सपेंसिव। लास्ट में सॉरी 6 पॉइंट। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट सिंपल एंड नॉट एक्सपेंसिव। यस, जो फिजिकल अकाउंट है तो सिंपल होता है, बस जाओ और गिनती शुरू करो, और एक्सपेंसिव नहीं होता। वो एक इंसान को बोले जाओ और काउंट कर अपने। लेकिन जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, फिर उसमें जो एक ऑपरेटर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, उसमें एंट्री सारी करता होगा। तो आपके लिए जो परपेचुअल है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, और आजकल इंडस्ट्री में बहुत सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज भी आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं। ओके, लास्ट वन इज द क्लोजर ऑफ बिजनेस। जब आप फिजिकल काउंट करते हो तो आपको हो सकता है कि बिजनेस को क्लोज करना पड़े उस दिन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पूरा फिजिकल काउंट करना है, तो आप काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई स्टॉक रखा हुआ है उसमें काउंटिंग चल रही, तो आपने इंप्लॉइज को भी लगा के काउंट करो। या ये भी हो सकता है कि जब फिजिकल काउंट कर आज की पोजीशन देखना है, तो फिर अगर मैंने काउंट करो आपने बेच दी है उस वक्त, तो फिर काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने क्या, बिजनेस को आज बंद रखो, शटर डाउन करो और बोले काउंट करो। मगर आपको परपेचुअल में से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर रियल टाइम पे आप उसका सिस्टम पे रिकॉर्ड करते कितनी आई कितनी गई, तो उसमें आपके बिजनेस को ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन बिजनेस तो आपका चल रहा है, वो तो आप सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हो उसको। सिस्टम पे जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो, तो आपने जब उसको सिस्टम पे जब रिकॉर्ड करे तो उसमें कोई बिजनेस क्लोजर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको डेली कितना हमारे पास क्या पोजीशन है स्टॉक की, वो आपको सिस्टम बताता है। तो इसका डिफरेंशिएट दोनों का जो है डिस्टिंग्विश नीचे लिखा हुआ है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में वो आपके पूछ ले। जो पॉइंट्स मैंने 6 पॉइंट का, वही 6 पॉइंट आपके नीचे लिखे हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉस्ट फॉर्मूला पे आते हैं। मैंने कहा आपसे वी नो इट, वी डू द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। हम क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। ठीक है, वो पता है, बट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट? क्यों सर, क्या दिक्कत है? कॉस्ट तो बताया ना कैसे कैलकुलेट करना। वो आपकी बात सही है, आपने बताया कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना। मगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास गुड्स कंटिन्यूस शॉप में हम आते और हम बेचते रहते। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी शॉप है, ये पहले ये गुड्स आया, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ये आया, फिर थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे आया। तो मेरे पास ये पहले ये गुड्स मेरी दुकान में आया, ये मैंने रखा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आया, फिर थर्ड नंबर पे देखो ये आया, और फोर्थ नंबर पे मेरे पास ये आया। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो गुड्स दुकान में रखा हुआ है, वो कौन सा वाला गुड्स है? व्हाट डज इट मीन कि कौन सा वाला गुड्स है? कि यहां पर मैंने कहा कि 1 2 3 4 ये 4 गुड्स मेरे पास दुकान में आके रखे हुए। लेकिन कौन सा वाला रखा हुआ है? साल, इसको मैंने बेचते भी गया, लेकिन साल के आखिरी में जब मैं स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा हूं, तो मेरे पास कौन सा वाला गुड्स रखा हुआ है? कौन सा वाला गुड्स रखा हुआ मतलब कि मैंने अगर ऐसा मानो कि ये मेरे पास पहले आया था,
फिर ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था। तो फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये एक मेथड AS2 आपसे कहती है कि फीफो, कि जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। तो मैंने कहा यहाँ पे पहले कौन आया, पहले आपका यहाँ पर ये वाला आइटम आया, तो ये आपके पास पहले गया आपके पास, फिर इसके बाद इसका नंबर, फिर उसका नंबर, फिर इसका नंबर। व्हाट इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे आखिरी में ये ग्रीन वाला आया ना, ग्रीन वाला चौथे नंबर पे आया, तो सबसे आखिरी में जो आया वो सबसे पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे आखिरी में वो पहले, और फीफो में जो सबसे पहले आया वो पहले जाएगा। एक और होती वेटेड एवरेज मैथड, जिसमें एवरेज लेते हैं आप, तो उस पर एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन भी आया था, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक एवरेज ले लेते हैं आप कि भाई एवरेज ले लो। तो यहाँ पर अब जो फीफो मैथड होती है या लीफो मैथड होती है, और एक होती है वेटेड एवरेज मैथड। तो हमारे पास जो स्टॉक रखा हुआ है उसकी कॉस्ट जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो वो कौन सा स्टॉक रखा हुआ है जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं फीफो मैथड में करता हूँ जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले गया, और जो आखिरी में आया था लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में आया तो पहले गया। तो क्या मैं आपको एक रियल लाइफ में आपको ये मतलब आपको जो लीफो मैथड है वैसे AS2 अलाउ नहीं करता। मतलब AS2 कहते हैं कि मैं आपको सीखना है कि लीफो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फीफो एक बात अलग है, लेकिन वो फीफो और वेटेड एवरेज ही AS2 अलाउ करता है। एनीवेज, जो ये जो होती है आपकी फीफो मैथड, जो लीफो मैथड होती है, they use the word, just for your general knowledge I am saying, they use the word, it is assumed that the businessman is following the FIFO method, the businessman is following the LIFO method, we are assuming it, what the businessman जो भी कहता है कि मैं FIFO follow करो, it is an assumption। I tell you why। क्या होता है कि फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन वी आर सेइंग वी फॉलो द फीफो मेथड, अकॉर्डिंगली वी विल डू द कैलकुलेशन। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, द रिमेनिंग इज इन स्टॉक, एंड वी विल सी व्हाट द कॉस्ट ऑफ दोस स्टॉक, एंड वी अकॉर्डिंगली वी डू द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बट नाउ इमेजिन इफ यू गो, अगर आप कोई मॉल में गए और आपने मॉल में जाके देखे कि भाई साहब वहाँ पे आपने कोई मॉल में पहुंचे और आपने मॉल में जाके वहाँ पर देखे कि अब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं वहाँ पे कोई जीन्स परचेज कर रहे हैं सपोज, तो लड़कों को मैं कह सकता हूँ, तो लड़कों को मैंने कहा लड़के लोग जाते, तो स्टूडेंट लाइफ में आपने की, मैंने भी हरकतें किया, तो आप करते भी होंगे शायद अभी, और कोई शर्म की बात नहीं, प्राउडली करा करो। 4-5 लड़के अपन गए और आपने कोई मॉल में कर आपने कहा जीन्स लेना अपने को, तो जीन्स परचेज करे, तो जीन्स परचेज करते वक्त क्या होता है अपना कि अपन बहुत कलाकारी करते हैं, अपन ये देखते वो देखते, फिर फिटिंग हुई नहीं हुई, फिर मिरर में देखते, फिर मिरर में देख के अपने को जम गई, तो अपन 4-5 लोग के साथ जाते हैं, उसमें से फिर एक को नहीं जमता, फिर बोलता अरे नहीं 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 यार फिटिंग नहीं आ रही, उसको खुद को नहीं ड्रेसिंग सेंस होगा, लेकिन दूसरे फ्रेंड को बहुत अच्छे से ज्ञान देता है वो, अरे नहीं यार वो थोड़ा सा कलर मैच नहीं कर रहा, वो सब सब ये कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा यार, तिज पे नहीं यार, उसको खुद को नहीं होगा, खुद अजीब से कलर कपड़े पहना हुआ होगा, लेकिन दूसरे फ्रेंड को बहुत अच्छे से गाइड करेगा, नहीं 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 यार सही नहीं लग रहा, वो लुक बराबर नहीं आ रहा। अब वो फाइनली उसने बोला नहीं आ रहा, तो उसने दूसरी जीन्स ट्राई करा, फिर दूसरे उसको पसंद आ गई, तो दूसरे फिर बहुत सारे ना 4-5 को लेके जाते, इसलिए कपड़े लेने जाते तो ज्यादा लोग को लेके नहीं आना, मैं तो अकेले ही जाता हूँ, ठीक है 4-5 लोग जाते अपने, और फिर दूसरे फ्रेंड बोला नहीं 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 यार ये नहीं जम रहा यार, तो फिर वो बेचारा फाइनली बड़ी मेहनत के बाद 2-3 घंटा उन्होंने फाइनली मेहनत की, टाइम पदबाजी की मॉल में, उसके बाद उन्हें फाइनली कोई जीन्स एक खरीदे। अब वो बेचारे ने जीन्स बड़ी मुश्किल से खरीदा, और जब जीन्स बड़ी मुश्किल से उसने खरीदा तो वो काउंटर पे गया, अब जीन्स तो उसके बाद बहुत सारी वहाँ पे रखी हुई थी, तो उसने बीच में से एक जीन्स निकाला जो उसको पसंद आई थी, और वो गया काउंटर पे, फाइनली उसको पसंद आई, तो फाइनली जो वो काउंटर पे गया तो वहाँ पे जो कैशियर बैठा रहता है वो बोलता है कि नहीं सर आपको हम ये नहीं बेच सकते। तो आपने बोले भाई 2 घंटे हो गए, पांचों को कन्विंस किया, पांचों जब सहमत हुए उसके बाद ही बड़ी मुश्किल से पांचों फ्रेंड को जब मैंने अग्री हुए उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने जीन्स परचेज किया। और अब आप कहते हो कि नहीं ये जीन्स आप परचेज नहीं कर सकते, बोले क्यों, तो बोलता बिकॉज वी फॉलो द फीफो मेथड सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए वही पहले जाएंगे, आपने बीच में से निकाला, अरे भाई साहब, तो वो आप थियोरेटिकल एक बोलते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अपने कैलकुलेशन के लिए, कि जो हमारे पास गुड्स रखा हुआ है वो हम ये मानते हैं कि जो पहले आया वो पहले चले गया, तो वो जो अकॉर्डिंगली वी डू द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं कि जो पसंद आई भाई उसने लिए, जो पसंद आई कस्टमर को वहां से वो लेकर चले गया। तो एनीवेज in case of FIFO with the first in first out, LIFO last in first out, and weighted as we take average। now how we take average उसके बारे में मैं एक प्रॉब्लम हम लोग कवर करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं FIFO में कुछ चीजें ख्याल रखना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सुपर मार्केट है, ये क्या है बच्चों, ये सुपर मार्केट है। अब यहाँ पे पहले ये चीज इमेजिन करना, टुडे इज थर्सडे, अब कुछ भी वहां कमेंट मत करना नहीं सर आज थर्सडे नहीं कोई और दिन है, अरे जो भी दिन है मैं समझाने के लिए यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे लिखा है, तो इसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आज क्या है, टुडे इज थर्सडे, आज क्या है बच्चों थर्सडे, समझाने के लिए। तो क्या हुआ कि मंडे को यहाँ पे कोई ये सुपर मार्केट है, ये मिल्क
कि ये आया यहाँ पे, फिर ये ट्यूसडे को आया, वेडनेसडे को आया, थर्सडे को आया। सपोज आज थर्सडे बेटा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर मैं बोलूँ तो जो मंडे को आया होगा वो पहले गया, फर्स्ट ये आया, फिर ये ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। तो ये जो आपका ये आया था ये आपके पास चले गया, जो बाद में आया वो कहाँ पे, स्टॉक में रखा हुआ है। तो स्टॉक में जो बाद में आया बेटा वो रखा हुआ होता है। तो देखो क्योंकि आपका पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो क्या हो गया, चले गया। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये रखा हुआ, ये पहले आया, ये चला गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ओके अब क्या होगा यहाँ पे कि ये सपोज ये दुकान है, इमेजिन करो, तो पहले ये रखा है, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ये पहले आया, पहले चले गया। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे कहता है कि द आउटकम द ग्रोसरी स्टोर वुड सेल द ओल्डेस्ट मिल्क टू द कस्टमर फर्स्ट। अब ओल्डेस्ट मिल्क टू द कस्टमर फर्स्ट, आप ये समझना बेटा, आज थर्सडे, समझाने के लिए अगर आज थर्सडे, तो सबसे पहले सबसे पुराना वाला हमारी दुकान में कौन सा गुड्स है, ये वाला मंडे वाला, फिर ट्यूसडे वाला, फिर वेडनेसडे, फिर अब ये मन बना सर वो तो एक्सपायरी हो जाएंगे, 24 घंटे में बेचो, ऐसा कुछ रहता है मिल्क का। अरे वो छोड़ो, मेरी बात सुनो, आज थर्सडे, तो ओल्डेस्ट वाला क्या कर रहा है बेटा, ओल्डेस्ट मिल्क पहले कस्टमर को दे रहा है। सब मंडे का भी रखा है, ट्यूसडे का भी रखा है, वेडनेसडे का, थर्सडे का रखा है, और आज थर्सडे अपन यहाँ पे। तो हमारी दुकान में फर्स्ट इन फर्स्ट, सबसे पहले जो पुराना मंडे वाला आज थर्सडे, मंडे वाला अपन क्या करेंगे, पहले उसको बेचेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ ग्रोसरी स्टोर वुड सेल द ओल्डेस्ट मिल्क टू द कस्टमर फर्स्ट। तो आज थर्सडे बेटा, तो आप मंडे वाला पहले बेच रहे हो, फिर ट्यूसडे वाला बेचोगे, फिर वेडनेसडे वाला, फिर थर्सडे वाला। ओके, अब इस चीज को समझना। तो मेरे स्टॉक में तो ये पुराना वाला मेरे पास स्टॉक में रहेगा, ये क्योंकि ये सॉरी ये नया वाला, ये थर्सडे वाला मेरे पास रहेगा। मंडे वाला तो चले जाएगा, मंडे वाला बिका, फिर ट्यूसडे वाला, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे वाला। तो ये वाला चीज मेरे पास स्टॉक में। अब इस चीज को समझ, मैं कहता हूँ कि प्राइस जो हो रहे मेरे बढ़ रहे, तो पहले जो 100 रुपए का था, फिर 120 का हुआ, 130 का और 150 का, तो ये मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है। तो अगर फीफो मेथड में प्राइस जो गुड्स जिसका आप वैल्यूएशन कर रहे हो इन्वेंट्री का, और वो कीमत बढ़ रही, मैंने क्या कहा, वो कीमत आपकी बढ़ रही, तो जब मेरे पास जो स्टॉक में रखा हुआ है और उसकी यहाँ पे जो फीफो मेथड में जो आप जो गुड्स जो बेचते हो, जब आप वो खरीद रहे हो तो उसकी कीमत बढ़ रही, तो मेरे पास तो स्टॉक में ये वाली चीज रखी हुई यहाँ पे, पूरे ये थर्सडे वाला रखा हुआ है, वेडनेसडे वाला रखा हुआ है, मंडे ट्यूसडे और ये वाले तो बिक गए। तो जब ये कीमत बढ़ रही है 100 से 120, 130, 140 और ये मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है, तो फीफो मेथड में जब आप जो गुड्स में जो डील करते हो उसमें अगर कीमत बढ़ रही, तो यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक, सपोज ये एक ही स्टॉक है थर्सडे वाला मेरे पास रखा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक 140 रुपए का। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूँ, उसकी कीमत अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं, इसकी कीमत क्या हो रही बच्चों, कम हो रही, इसकी कीमत क्या हो रही, कम हो रही, जैसे 140 थी, फिर 130 हुई, फिर 120 हुई, फिर 100 रुपये। तो स्टॉक पे तो मेरे पास ये वाला होगा ना, क्योंकि फीफो मेथड में ये वाला तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तो जाते जा रहा है, तो ये वाला स्टॉक में रखा हुआ है। तो यहाँ पे फीफो मेथड में जब प्राइस कम होती है तो यहाँ पे प्राइस कम हो रही है ना, क्योंकि ये स्टॉक में रखा हुआ है बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा क्या होगा, कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो जब आपका क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट भी आपका क्या होता है, कम होता है। तो ये एक चीज ख्याल रखना, कभी हो सकता है ट्रू और फॉल्स में आए कि फीफो मेथड फॉलो कर रहा है और जो गुड्स में डील कर रहा है उसकी कीमत बढ़ रही है, तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगा, द आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे फीफो मेथड में ये वाला गुड्स रखा हुआ है, कीमत बढ़ रही है ना, तो ये तो कम कीमत वाला तो बिक जा रहा है, और जो जब कीमत बढ़ रही है तो ये वाला स्टॉक में रह रहा है। तो जब स्टॉक ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा, जब स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम। ये फीफो की बात किया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ लीफो मेथड का, ध्यान से समझना बेटा। तो आज फिर से टुडे इज थर्सडे, ऐसा अज्यूम कर ले, मान लो क्या थर्सडे बेटा। अब मैंने कहा कि ये है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो हमारी दुकान में अब ध्यान से थोड़ा सा उल्टा लिखा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा लिखा हमारी दुकान में ये मंडे वाला, आज थर्सडे, तो मंडे का गुड्स रखा है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आज थर्सडे आया, तो पहले ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आज थर्सडे आया, तो हम लोग लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे आखिरी में कौन सा है अपने पास, ये थर्सडे वाला है। तो आप कस्टमर को पहले ये बेचते हो थर्सडे वाला, वहां पे मंडे वाला पहले दे रहे थे, आज यहाँ पे थर्सडे वाला पहले देते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्सडे वाला, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे। मतलब अपने पास यहाँ पे बेटा जो या द ग्रोसरी स्टोर वुड सेल द न्यूएस्ट मिल्क टू द कस्टमर, जो सबसे लेटेस्ट है, थर्सडे का रखा हुआ फ्रेश मिल्क को दे रहे बेटा कस्टमर को, तो ये थर्सडे का दे रहे, तो लास्ट इन फर्स्ट, आज थर्सडे और आज का गुड्स ये थर्सडे वाला, फिर वेडनेसडे वाला जो दुकान में रखा वो बेचे, फिर ट्यूसडे वाला, फिर मंडे वाला। तो जो पुराना वाला है वो हमारे स्टॉक में रखा, मंडे वाला स्टॉक में रखा हुआ। अब इस चीज को समझना, मैंने कहा कि प्राइस बढ़ रही, जो चीज पहले 100 रुपए की थी, फिर 120 की हुई, फिर 130 की हुई, फिर 140 की हुई, प्राइस बढ़ रही। अगर मैं कहता हूँ लीफो मेथड में प्राइस बढ़ रही है,
लेकिन मेरे पास स्टॉक में ये जो लेटेस्ट वाला नहीं है, पुराना वाला रखा हुआ है, मंडे वाला मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है। तो प्राइस उसकी तो प्राइस कम थी, प्राइस बढ़ रही है, और जो बढ़ रही है वो वाला आप पहले बेच रहे हो, वाला पहले जा रहा है, लास्ट इन फॉर थर्सडे वाला पहले जा रहा है, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, तो मंडे वाला अपने पास अभी भी रखा हुआ है। और प्राइस अगर बढ़ रही है तो जो कम कीमत वाले थे वो अपने पास स्टॉक में रखे हुए। तो यहाँ पर लीफो मैथड में अगर प्राइस बढ़ रही बेटा, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कम कीमत पे और प्रॉफिट विल बी, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका यहाँ पे प्राइस जब बढ़ रही है तो मगर क्लोजिंग स्टॉक में लेस प्रॉफिट। आप बोलेंगे सर प्राइस बढ़ रही है तो क्लोजिंग स्टॉक में क्यों ऐसा, सॉरी प्राइस अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट क्यों हमारा कम हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो आप क्लोजिंग स्टॉक जिस चीज को दिखा रहे हो उसकी कीमत कम है। क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक अगर थर्सडे वाला स्टॉक में रखा था, जैसे फीफो में हो रहा है, थर्सडे वाला रखा रहा तो उसकी कीमत ज्यादा थी, तो वो ज्यादा लिखते तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट आता। लेकिन यहाँ इवन दो प्राइस बढ़ रही तो ज्यादा कीमत वाला आपका स्टॉक में नहीं रखा हुआ, वो तो बिक जा रहा है लीफो में। जो कम कीमत वाला है वो स्टॉक में रखा हुआ है, तो कम कीमत वाला अगर स्टॉक में रखा हुआ है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि आपका यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है, तो जो अगर सपोज वो मिल्क मंडे को जो लाए थे हमने 140 का, फिर 130 का, फिर 120 का, और फिर कितने का, 100 का, तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, प्राइस कम हो रही। लेकिन हम लोग कौन सी मेथड फॉलो करें, हम लोग फॉलो करें लीफो मेथड। कौन सी मेथड हम लोग फॉलो करें, हम लोग फॉलो कर रहे हैं लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने अब ये 100 वाला पहले बेचा, फिर एक थर्सडे वाला पहले बेचा, फिर वेडनेसडे वाला बेचा, फिर मैंने ट्यूसडे वाला बेचा, फिर मंडे वाला बेच रहा हूँ। मेरे पास स्टॉक में तो मंडे वाला रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैं लीफो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मैथड में फॉलो कर रहा हूं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है बेटा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मंडे वाला मेरे पास रखा क्योंकि मैंने पहले थर्सडे वाला बेचा, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे और फिर मंडे वाला। तो जो मंडे वाला है मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी कीमत तो ज्यादा थी, उसके बाद कम हुई। तो ज्यादा कीमत वाला जब मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है तो प्रॉफिट भी मेरा ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा कीमत वाला मेरा स्टॉक में रखा हुआ है तो प्रॉफिट भी मेरा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा कीमत वाला वो आपने स्टॉक में लिखिए तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा। एग्जैक्ट जो फीफो में करे उसका अपोजिट करे यहाँ पे। तो हो सकता है कभी आपको ऑब्जेक्टिव कह रहा हूं मैं आपको, ट्रू और फॉल्स अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि ट्रू और फॉल्स जो क्वेश्चन आता है उसमें हो सकता है किस तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले कि फीफो मेथड फॉलो कर रहा, प्राइस क्या हो रही, बढ़ रही है, तो आप उसमें यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि फीफो मेथड फॉलो कर रहा है और प्राइस अगर बढ़ रही है तो देयर विल बी मोर प्रॉफिट। अगर फीफो मेथड फॉलो कर प्राइस अगर कम हो रही है तो देयर विल बी लेस प्रॉफिट। अगर लीफो मेथड फॉलो कर रहा है और प्राइस क्या हो रही है आपकी, लीफो मेथड फॉलो कर और प्राइस क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ रही है तो आपका मगर आपका प्रॉफिट कम होगा। सर क्यों, क्योंकि जो कम कीमत वाले आप वो स्टॉक पे बता रहे हैं, और अगर प्राइस कम हो रही है तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे लीफो में ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो ज्यादा कीमत वाले वो आपके स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो रहे, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा। तो इस चीज को भी आपने ख्याल रखना। ओके, अब उसके बाद एक और मैथड होती है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मैथड। व्हाट इज दिस एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मैथड? जो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मैथड होती है, अब मैं शॉप में बैठा हूँ, मैंने कहा यार कि मेरे को इसकी कॉस्ट निकालना है, मैं कैसे निकालूं? तो एक होता है कि मेरे को कॉस्ट, एक तरीका होता है कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करो, लेकिन एक और तरीका होता है कि मैं कह सकता हूँ मुझे ये पता है कि ये जनरली उस शॉप में होता है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत से आइटम है, जैसे कि किराना शॉप हो गई। तो मेरे को पता है कि बिजनेसमैन कहता है कि मेरे को पता है कि दुकान में जो गुड्स रखा हुआ है उसका सेल वैल्यू कितने का, आज वो कितने का गुड्स रखा हुआ है, इसको बेचू तो कितने में बिकेगा। तो दिस सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप किसकी सेलिंग प्राइस निकाल रहे, सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, क्लोजिंग स्टॉक की आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की आपने क्या निकाले बेटा, सेलिंग प्राइस निकाले, और उसमें से आपने जो प्रॉफिट है ये आपने सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखे, इसमें से जो प्रॉफिट कंपोनेंट है माइनस कर दो, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वो क्लोजिंग स्टॉक की क्या हो जाएंगी, कॉस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे वैसे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रॉफिट, दैट विल बी ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन एक चीज ख्याल रखना, सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इस पे कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में, वो अपन कवर करेंगे भी। तो सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रहे तो वो सेल्स होता है, और एक ना कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, बिकॉज ये अपने को मदद करता है वहाँ पे कैलकुलेट करने, बस इस चीज को ख्याल रखना। और ये आपको पता भी होंगी वैसे, ये चीज को इसमें नया कुछ भी नहीं। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रॉफिट, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि सेलिंग प्राइस सेल्स इक्वल्स टू होता है ना भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर मैं करूं, दैट विल बी सेल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट विल बी सेल।
सो मैं कहूंगा ना कि यहाँ पर अगर मेरे को दैट विल बी सेल, तो अगर मैं यहाँ पे उसी को बस सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और यू कैन से कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, और यू कैन से प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, ये कह सकते हैं। तो मगर हम लोगों को यहाँ पे एक बार अपने सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिए, तो फ्रॉम सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी विल डिडक्ट द प्रॉफिट component in that closing stock, and that will be the remaining amount will be the cost of closing stock। तो उस तरीके से आप cost of closing stock adjusted selling price में कैलकुलेट करते हैं। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉक का असरटेनमेंट करते हो जो बैलेंस शीट डेट से कोई और है। मतलब मैं कहता हूं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे, मैं कहता हूं कि हमने यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन हमको कौन सी तारीख को करे, हम स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग यहाँ पे करें 31 मार्च 2021 को। स्टॉक का वैल्यूएशन, सॉरी हम लोग को स्टॉक का वैल्यूएशन और स्टॉक की पोजीशन, वैल्यूएशन कोई और तारीख को करें हमने, हमको स्टॉक की पोजीशन इस तारीख की चाहिए। कौन सी तारीख की स्टॉक की पोजीशन थी, हम लोगों को स्टॉक की पोजीशन चाहिए 31 मार्च 2021 को स्टॉक की पोजीशन चाहिए। लेकिन किसी वजह से मैं स्टॉक काउंट 31 मार्च 2021 को नहीं कर पाया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, किसी वजह से मैं 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक का मैं काउंटिंग नहीं कर पाया। अब मैं क्या कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आपने सुनना। मैंने कहा कि मैं स्टॉक का काउंट करना चाहता हूं, मैं स्टॉक का काउंट क्या करना चाहता हूं, कब, या मैं स्टॉक की पोजीशन पता लगाना चाहता हूं। मैं किस तारीख की स्टॉक की पोजीशन पता लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे स्टॉक की पोजीशन पता चले कि 31 मार्च 2021 को स्टॉक की पोजीशन क्या थी। लेकिन मैंने कहा कि किसी वजह से मैं यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं कर पाया। फिजिकल काउंट सपोज मैं करता हूँ और फिजिकल काउंट में 31 मार्च 2021 को नहीं कर पाया। ये फिजिकल काउंट मैंने कब किया, 15 मार्च 2021 को किया। तो 15 मार्च 2021 को मैंने यहाँ पे फिजिकल काउंट किया। 15 मार्च 2021 को मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना फिजिकल काउंट किया। और आपका साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2021। तो मैंने फिजिकल काउंट, एक हो सकता है कि जिस तारीख का मुझे फिजिकल काउंट चाहिए, जिस तारीख की मुझे स्टॉक की पोजीशन चाहिए, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया। क्योंकि फिजिकल काउंट जरूरी नहीं कि जिस तारीख की मेरे को सपोज 31 मार्च का मेरे को पोजीशन चाहिए स्टॉक की कितनी, मगर 31 मार्च को मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, बहुत से रीजंस होते हैं कि भाई बिजनेस क्लोजर ऑफ ईयर था, कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था, उस तारीख को फिजिकल काउंट करना पॉसिबल नहीं था। फिजिकल करने के लिए बहुत सारे लोग लगते, वो लोग नहीं थे, तो कई वजह है हम नहीं कर पाए। बहुत वर्क प्रेशर था, दूसरा वर्क प्रेशर था, फिजिकल काउंट स्टॉक का नहीं कर पाए। तो हमने बोले चलो यहाँ पे एक काम करते, 31 मार्च है, यहाँ पे 31 मार्च को अपने को पोजीशन चाहिए, लेकिन अपने पास समय था 15 मार्च को, अपन लोग फ्री थे। तो 15 मार्च को हम लोगों ने क्या करे, 15 मार्च को जाके हम लोगों ने फिजिकल काउंट करे। एक हो सकता है कि हम लोगों को पोजीशन यहाँ कीजिए, ये क्वेश्चन मार्क है, पोजीशन मुझे यहाँ की चाहिए लेकिन मैंने फिजिकल काउंट यहाँ पे जाके कर लिया। दूसरी चीज हो सकती है कि भाई मेरे को यहाँ की पोजीशन चाहिए लेकिन फिजिकल काउंट मैंने बाद में किया। तो मैंने फिजिकल काउंट, हो सकता है कि मैंने बैलेंस शीट डेट के पहले फिजिकल काउंट कर लिया या बैलेंस शीट डेट के बाद मैंने फिजिकल काउंट करा, लेकिन एक्चुअल में मेरे को स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक की जो पोजीशन है, मुझे किस तारीख की स्टॉक की पोजीशन चाहिए, मुझे स्टॉक की पोजीशन चाहिए यहाँ पे 31 मार्च 2021। इस तारीख को स्टॉक की पोजीशन की मुझको जरूरत, मुझे पता लगाना। अब मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, पहले मैं ये अर्ली वाली इसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा, मैंने यहाँ पे फिजिकल काउंट किया, 15 मार्च को मैंने फिजिकल काउंट किया। तो अर्ली डेट इन्वेंट्री, उस तारीख का तो फिजिकल काउंट मेरे पास रखा हुआ है, मुझे पता है कितनी इन्वेंट्री थी। किस तारीख की बात करूं मैं, 15 मार्च। तो 15 मार्च को कितना मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है वो मुझको पता है। तो 15 मार्च को कितना मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक है वो मुझको यहाँ पे पता है। तो मैंने कहा कि 15 मार्च का है मेरा ये स्टॉक है। अब मैंने कहा यहाँ पे कोई एक्टिविटी इस बीच में, कौन कौन सी एक्टिविटी, तो ये जो स्टॉक मेरा यहाँ पर है, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी परचेज किया होगा तो मेरा स्टॉक बढ़ा होगा, और जो भी मैंने सेल्स किया होगा वो स्टॉक क्या होगा, कम हुआ होगा। तो आप देखोगे परचेज अगर मैंने किया हो, इस यहाँ पे परचेज किया, तो इस स्टॉक में परचेज को मैंने क्या कर दिया, ऐड करा। अगर मैंने कहा आपसे कि मैंने कोई गुड्स को परचेज को ऐड किया, तो जो परचेज, क्योंकि गुड्स मेरे पास आया तो गुड्स यहाँ पे बढ़ गया, तो परचेज को मैंने ऐड किया। लेकिन कोई चीज वापस करा तो परचेज रिटर्न को क्या कर दूंगा, मैं माइनस करूंगा। उसी तरह इस दौरान अगर यहाँ पे बेटा, इस दौरान अगर यहाँ पे सेल्स हुआ, क्या हुआ यहाँ पे सेल्स, अगर इस दौरान यहाँ पे अगर सेल्स हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे सेल्स, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो मेरा गुड्स क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि मैंने काउंटिंग यहाँ की कर रखा हूँ, और गुड्स मैंने यहाँ पे जब बेचा तो मेरा सेल्स क्या हुआ, यहाँ पे सेल्स करने से मेरा गुड्स क्या हुआ, कम हुआ। तो सेल्स को मैं क्या करता हूँ, माइनस। लेकिन याद रखना सेल्स में आप क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करना। क्या चीज माइनस, क्या माइनस करोगे आप, यहाँ पे माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमको माइनस करना रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है आपकी वो माइनस करेंगे, बिकॉज वी डू द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। तो यहाँ पे मेरे को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मेरे को निकालना है, इन अदर वर्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। तो वी विल डिडक्ट अ कॉस्ट ऑफ सेल हियर ओनली। तो यहाँ पे आपने जो बेचे उसकी कॉस्ट कितनी थी,
तो ऑब्वियसली कॉस्ट बेचे तो वो गुड्स आपके पास गया आपके पास से, तो आपने माइनस करे, लेकिन कोई सेल्स रिटर्न भी होगा तो वो गुड्स आपके पास वापस आए, सेल्स रिटर्न वाला गुड्स क्या हमारे पास वापस आए। जब सेल्स रिटर्न वाला गुड्स वापस आए तो इसलिए इसको क्या करें अपन ऐड, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को अपन क्या करेंगे ऐड। तो इस तरीके से आपने स्टॉक काउंट निकाल ली कि 31 मार्च 2021 को मेरे पास कितना स्टॉक मेरे पास रखा हुआ था। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करें कैलकुलेट करें। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मैंने 31 मार्च के पहले स्टॉक काउंट नहीं किया, मैंने 31 मार्च के पहले स्टॉक काउंट नहीं किया, मैंने उसको स्टॉक का जो फिजिकल काउंट था मैंने यहाँ पे करा, सपोज 15 अप्रैल 2021 को करा। अब ये 15 अप्रैल 2021 को जो मैंने स्टॉक काउंट करा, अब मुझे यहां से ओके यहां से मुझे वापस यहाँ पे आना है। यहां पर हूं मैं, यहाँ पे स्टॉक काउंट किया और मुझे यहाँ पे वापस आना है, यहाँ पर आना है। तो अब ध्यान से, अब लेटर डेट काउंटिंग, अब यहाँ पे आपने जो काउंट करे उसको यहाँ पर लिख लिया आपने। अब मुझे बताओ मेरे को यहाँ पर हूं मैं, यहाँ पर एग्जैक्ट इसका अपोजिट होने वाला है, यहाँ पर हूं मैं और मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो मैंने यहाँ, अब मैंने अगर यहाँ पर जो था फिजिकल काउंट किए रखे, अब यहाँ पर जो चीज मैंने परचेज किया होगा, ध्यान से सुनना, जो चीज मैंने यहाँ पे परचेज किया होगा क्या वो यहाँ पर थी क्या? नहीं सर, आपने तो यहाँ पे परचेज की, वो यहाँ पे थी नहीं, तो इसलिए परचेज को क्या करा मैंने माइनस, उसका अपोजिट परचेज रिटर्न क्या होगा यहाँ पे ऐड। अब मैं सेल्स के बारे में बात करूं, जो चीज यहाँ पे बेचा लेकिन वो यहाँ पर तो थी ना, यस सर थी, तो सेल्स को क्या करेंगे अब ऐड, कॉस्ट ऑफ सेल ऑब्वियसली, उसका अपोजिट सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे माइनस। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो आप जब भी ये आता है कि आपको कोई और डेट को काउंटिंग हुई, लेकिन आपको बैलेंस शीट डेट 31 मार्च का आपको पता लगाना है कि उस तारीख को कितना मेरे पास स्टॉक, उस तारीख को मेरे पास कितना स्टॉक रखा था वो मेरे को पता लगाना है। तो आप ये देख लो अर्ली वाला केस है कि लेटर वाला केस है। अर्ली वाला केस है तो क्या कर रहा हूँ, लेटर वाले केस में अपने को क्या करना है उस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। तो अर्ली वाले केस में यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है, लेटर वाले केस में यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है, उस चीज का आप ख्याल रखेंगे। ओके एनीवेज, तो अब ये अपना डिस्कशन किसका हुआ कि आपकी फिजिकल काउंट आपने कोई और तारीख को करे, फिजिकल काउंट आपने कोई और तारीख को करे हो, और आपका फिजिकल काउंट कोई आपने और तारीख को करे इसका, और क्या हुआ आपका कि लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन जो आप कर रहे हो वो आपको कौन सी तारीख का चाहिए, 31 मार्च का बैलेंस शीट डेट को। तो किस तरीके से अपन एडजस्ट करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 ऑफ मार्च। तो ये हमारा सारा डिस्कशन हुआ किससे रिलेटेड, इन्वेंट्री के जो कंसेप्ट के थे वो सारे के सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करे। अब हम लोग शुरू करेंगे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो भी आए हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बाद में कवर करता हूँ, उसके पहले क्योंकि उस तरह का और एक क्वेश्चन आगे पहले उससे मैं बात करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। बहुत सिंपल, ये सारे क्वेश्चन जो रेगुलर बैच के जो वीडियोस अपलोड है ना उसमें सारे क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन है सच। वो मतलब वो जो आपने जिसमें 111 लेक्चर वो देख ली, तो उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें सारी की सारी चीजें आप लोगों की वहाँ पे कवर है। मगर वो बात अलग है कि वो थोड़े से उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी नए, अभी मतलब जो लाइव बैच मेरी जो चल रही है उसमें क्वेश्चंस ऐड करे गए, काफ़ी कुछ उसमें क्वेश्चंस ऐड करे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जो अपलोडेड वाली थोड़ी सी 1 आध साल पूरे, बट इट्स ओके, आपका अगर नवंबर में अटेम्प्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनीवेज अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले ना 2 पे आओ, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, ध्यान इस 1 मिनट। ओके तो ये आपका दिसंबर, ये आपका जो क्वेश्चन है वो कब का है, दिसंबर 21 का, ठीक है। सो कहते हैं द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द स्पेयर पार्ट्स ऑफ एन ऑयल मिल, ठीक है। अब ध्यान से, तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 1 जनवरी 2021 को कुछ भी नहीं थी। एनीवेज पूछा क्या पहले वो देखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2021 इफ द कंपनी फॉलो द वेटेड एवरेज मेथड से पूछा है बेटा। तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं थी, तो यहां पर आप देखेंगे, एक सेकेंड, अब देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ओपनिंग आपका ये पहले तो रिसिप्ट, ये है आपका रिसिप्ट, ये आपकी इशू और ये आपका बैलेंस, ठीक है। सो ओपनिंग अगर अपन यहाँ पर देखें तो बैलेंस की बात करें तो बैलेंस आपका 0। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे आपने, उसके बाद यहाँ पे आपने परचेज करे 10 यूनिट्स और 300 रुपए का एक, तो आपने परचेज करे 10 यूनिट्स 300 रुपए का एक, तो ये हो गया 3000 रुपए। तो क्लोजिंग में भी 10 यूनिट्स 300 रुपए का और ये 3000 हो गए। अब उसके बाद आपने इश्यू करे 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट आपने इश्यू में करे। अब इस चीज का समझना, अब आपने वेटेड एवरेज में प्राइस, वैसे इसमें ना भी एक से ज्यादा गुड्स नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक से ज्यादा आन दो फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे।
एक्सप्लेन करता हूँ, फिर समझ में आएगा वेटेड एवरेज। अभी तो कुछ नहीं, 5 बेचे 300 रुपए का, आप देखो यहाँ पे 300 रुपए का एक था, ये 300 रुपये आपने का एक, तो 1500 चले गए, तो 1500 बचे बैलेंस आपका। अब यहाँ पे बेटा ये जो आपका है 10, 10 में से 5 चले गए, 10 में से 5 चले गए तो ये 5 बचे, तो आपका एक कितने का, 300 रुपए का, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 300, 1500 आपका बैलेंस था। अब उसके बाद वो कहता है कि आपने 1 फरवरी को 20 यूनिट्स परचेज करे, 400 रुपए का एक था, तो आपने 1 फरवरी को 20 यूनिट्स परचेज करे, 1 फरवरी को कितने यूनिट्स परचेज करे, 20 यूनिट्स परचेज करे, कितने रुपए का था, 400 रुपए का एक था, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 400 कितना है आपका, वो होता है 8000 रुपए, 20 मल्टीप्लाई बाय 400 8000। अब इंटरेस्टिंग चीज है आपका, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करना, ध्यान से, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ, 25, 380 और 9500। सबसे पहले ख्याल रखना है कि आप सबसे पहले जब आप यहाँ पे लिखते हो, सबसे पहले आप ये लिखना है कि यहाँ पे इसकी क्वांटिटी देखना है, ये 5 है और ये कितना है 20, 5 और 20 कितना होता है 25। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट करे कि 5 + 20 25, सबसे पहले क्वांटिटी लिखना आपने ये, ओके। उसके बाद बेटा यहाँ पे प्राइस की अगर मैं बात करूँ, ये तीन, ये आपके पास जो था आपका 5 और ये 20 25, ये प्राइस कितनी थी जो पुराने रखे हुए, उसकी अमाउंट कितनी 1500, और अभी की कितनी 8000। तो फिर सेकेंड स्टेप होती है आपकी, आपने ये लिखना कि अमाउंट कितनी, रेट नहीं लिखना पहले। तो मैंने कहा आपसे 1500 + 8000, ये हो गया 9500। तो सबसे पहले आप ये लिखो कि, सबसे पहले ये लिखो कि उसका यूनिट्स कितनी, यूनिट निकाले, उसके बाद अमाउंट लिखो। सेकंड क्या लिखे आपने, अमाउंट लिखे। तो पहले आपने लिखे कि यूनिट कितनी और फिर लिखे आपने अमाउंट कितनी। तो यूनिट कितनी थी आपकी, यूनिट थी आपकी 25, 5 + 20 वो कितना आपका 25। अमाउंट कितनी 9500, वो कैसे निकाले, 1500 + 8000, वो कितना हो गया आपका 9500। उसके बाद फिर बेटा आपने उसका रेट निकालना। तो ये रेट कैसे निकाले, रेट जो निकाले कि 9500 अमाउंट कितने यूनिट के लिए, 25 के लिए, तो 9500 डिवाइडेड बाय 25 तो आता है 380। तो ये 380 इस तरीके से आता है, वो आपने थर्ड नंबर पे ये निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने रेट लिखना, फिर उसकी अमाउंट लिखना, और उसके बाद फिर आपने क्या लिखना, उसके फिर आपने रेट को, उसके बाद फिर आपने सबसे पहले आपने यूनिट लिखना, फिर उसके बाद अमाउंट लिखना, और उसके बाद क्या लिखना, फिर उसको तो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट करूँ, दैट विल कम रेट। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज में ख्याल रखना, सबसे पहले आपने यूनिट लिखना, फिर उसके बाद अमाउंट लिखना, और उसके बाद रेट, क्योंकि रेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, इसलिए आपने रेट को सबसे आखिरी में लिखना। जैसे वहां पे 9500 डिवाइड बाय 25 करा, तो वो कितना आया आपका, वो आया आपका 380, ओके। अब उसके बाद आपने यहाँ पे फिर क्या करे बच्चे, फिर यहाँ पे आपने इशू करे 10 यूनिट, तो 10 यूनिट अपने पास से चले गए, तो इशू 10 यूनिट, रेट अपने 380, तो 380 मल्टीप्लाई 3800। तो अगर 25 में से 10 चले गए तो बचे कितने 15, और आपका फिर 15 ये कितने का 380, 380 मल्टीप्लाई करे 5700। फिर यहाँ पे आपने फिर इशू करे 10 यूनिट, तो ये 10 यूनिट थे, 380 का एक 3800, तो 15 में से 10 चले गए, 5 बचे, 380, फिर आ गए 1900। तो जब आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन, बाकी तो इजी था, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था बेटा, कि जब आपके पास पहले से कोई यूनिट रखे और आपने परचेस करे, तो फिर अपने को एवरेज उसका निकालना पड़ता है। एवरेज में सबसे पहले क्या लिखना, यूनिट लिखना, फिर यूनिट टोटल करना, फिर अमाउंट टोटल करना, और उसके बाद अमाउंट डिवाइड बाई यूनिट करूंगा तो एवरेज रेट आ जाता है उसका, फिर उसको आपने निकालना। तो इस चीज को ख्याल रखेंगे, ओके। तो ये आपका आया था December 21 में। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे कब का है आपका, जुलाई 21 का, क्या कह रहा है आपसे वो, तो उसमें ट्रू और फॉल्स एक आपको पहले पूछा उसने, स्टेट विथ रीजन whether the following statement are true or false. So warehouse rent paid for storage of finished inventory should be included in the cost of finished inventory. अब इस चीज को समझना बेटा आपने, उसने अपने से यहाँ पे कहा कि warehouse rent paid for storage of finished inventory, तो वैसे स्टोरेज कॉस्ट इज ऑल, क्योंकि आपका वो क्या होता है मैन्युफैक्चर हो चुका है, तो मैन्युफैक्चर कोई अगर इन्वेंट्री होगी तो उसके बाद की कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। तो वेयर हाउस रेंट जो है, जो रेंट हो जाए, वेयर हाउस रेंट पेड फॉर स्टोरेज, तो स्टोरेज का जो भी खर्चा होता है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता, वो अगर एक बार गुड्स बन गया तो। ये तो फिनिश्ड इन्वेंट्री, वो गुड्स बन चुका है, वो मैन्युफैक्चर हो चुका है, तो स्टोरेज वाला जो खर्चा वो इन्वेंट्री का कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग करे बाद की कॉस्ट जो होती है वो उसकी
इन्वेंट्री के कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा आप लोगों का? फॉल्स। देखिए जुलाई, जुलाई कहाँ गया भाई? जुलाई 21 किधर चले गया गायब? एक सेकेंड, मैंने क्या, जन 21, नवंबर 2020, जून 22, ये क्या, एक सेकेंड रुकना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जुलाई 21, ठीक है, इसमें मिल जाएगा। हाँ, एक सेकेंड, ये देखो ये वाला वेयर हाउस रेंट पेड फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश इन्वेंट्री। तो यहाँ पे कौन सा है आपका? थर्ड, और थर्ड द आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको फिनिश इन्वेंट्री एक बार वो बन चुका है, तो उसके बाद की उसकी कोई भी तो स्टोरेज का खर्चा उसमें नहीं आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर हो चुका है, एक बार गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया तो उसके बाद की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट रिलेट टू फिनिश गुड्स are expense when incurred and are not included in inventory cost unless storage cost is incurred for getting the inventory ready for sale, that is until and unless storage is required as a part of process of production of inventory like in case of wine। अब क्या होता है, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ तो उसका स्टोरेज करा हुआ है, तो वो स्टोरेज कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि जो आप, मैं कहता हूँ जो गुड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ, अगर वो मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है तो उसकी जो इन्वेंट्री की, उसकी जो चीज मैन्युफैक्चर नहीं हुआ और उसका स्टोरेज करके रखे हुए प्रोसेस में अभी, तो वो स्टोरेज कॉस्ट आएंगी क्योंकि गुड्स अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। लेकिन हमारे केस में फिनिश गुड्स है, और एक बार गुड्स अगर मैन्युफैक्चर हो गया बेटा, तो गुड्स अगर मैन्युफैक्चर वो हो चुका है अगर आपका, तो वो आपका उसके बाद की जो भी कॉस्ट है वो आपके इन्वेंट्री के कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर क्या है? फॉल्स, क्योंकि फिनिश गुड्स है। अब उसके बाद वो हमसे कहता है, इसी में आपका एक और क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अभी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से परचेज प्राइस उसने अपने को दिया हुआ है, कितना परचेज प्राइस दिया है बेटा? परचेज प्राइस दिया उसने 5 लाख, सेल्स हुआ आपका 7,50,000, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस 1 लाख। अच्छा ठीक, अब मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस जो 1 लाख दिया हुआ, इस क्लोजिंग इन्वेंट्री में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस में दिया, तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस में है 1 लाख रुपए, इसमें से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर लूँ इस मेथड में, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा आ जाएगा कॉस्ट पे। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि भाई साहब प्रॉफिट कैसे निकालूं, तो मेरे को यहाँ पे जीपी रेशियो देता कि इस मार्जिन पे आप गुड्स बेच रहे हो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में देता तो क्या बात थी, वो वो रेशियो जो भी अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कुछ देता तो वो सेलिंग प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा उसमें से माइनस करता, कॉस्ट पे आ जाता था क्लोजिंग स्टॉक, वो दिया हुआ नहीं। तो पहले मेरा टारगेट है कि मैं ये निकालूं कि किस मार्जिन पे, क्या मार्जिन पे गुड्स को बेच रहे। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, उस अकाउंट में मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दिया मुझे, परचेज मुझे दिया उसने 5 लाख रुपए का परचेज, सेल्स जो दिया यहाँ पे, सेल्स कितना दिया? 7,50,000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री जो है आपका सेलिंग प्राइस पे 1 लाख रुपए, तो 1 और 7.5, 8.5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3,50,000 रुपए, ये प्रॉफिट आया। लेकिन इस प्रॉफिट को समझना बेटे, ये 3,50,000 जो मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, वो जो जितना बेचा उतने पे नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे नहीं लिखा, ये 1 लाख रुपए जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेड यहाँ पे क्रेडिट किया हूँ, दैट इज एट सेलिंग प्राइस, मतलब ये 3 लाख रुपए, 3,50,000 प्रॉफिट होगा। कब? जब ये जो गुड्स बेचा वो तो है, उसके साथ जो क्लोजिंग स्टॉक बिकेगा दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड हियर एट सेलिंग प्राइस। ये किस पे लिखी हम लोगों ने? सेलिंग प्राइस पे लिखी। तो प्रॉफिट जो होगा मेरा 3,50,000, कब? जब 8,50,000 का पूरा सेल होगा। 8,50,000 कैसे आया? 7,50,000 प्लस 1 लाख जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ऐड किया, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस पे लिखा हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है 3,50,000, उसका भी प्रॉफिट इसमें आया हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपने सेलिंग प्राइस पे लिखी हो। तो 3,50,000 डिवाइड बाई 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ तो वो 41 पॉइंट कुछ परसेंट आ रहा है, 41.176 कुछ परसेंट आ रहा है। मतलब जो गुड्स मैं बेच रहा हूँ उस पर मेरा इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 41.17 समथिंग जो आ रहा है, वो आपका 41.176 जो आ रहा है, दैट इज द प्रॉफिट रेशियो। तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए, ये सेलिंग प्राइस पे बेटा, इसमें से मैं माइनस करता हूँ 41.176%, तो कॉस्ट आ जाती 58,824। तो इसमें इतने परसेंट 41.176% यहाँ पे प्रॉफिट आप लिखोगे, माइनस करोगे, तो इट विल कम 58,824। वो राउंडेड ऑफ में 2, 4, 5 रुपए आगे पीछे हो सकता है। अब इंस्टीट्यूट का अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, सो इंस्टीट्यूट के इसमें
ये देखो, ये इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेट कर रखी है, ये इसका क्लोजिंग 41.176 आया, उसने यहाँ पे 41.17 ले लिया, तो वो 2-4 रुपए आगे पीछे हो सकता है। मेरा 58,824 आया, इनका है 58,830 आया उनका, ठीक है। वो इसीलिए हुआ 6 रुपए का। उन्होंने यहाँ पे और अच्छा, ये देखो ये जो मैंने कैलकुलेट करा वो भी लिखा है, ऐसा भी चलता। उन्होंने यहाँ पे 3 डेसिमल 176 के बजाय 17 ले लिए, तो 2 डेसिमल लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने बोले भाई साहब स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, जिसने ऐसा लिखा उसके लिए भी दे दिए, जिसने ऐसा लिखा उसके लिए भी दे दिए, ठीक है। तो सिंपल है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में क्या कर रहे हैं अपन कि सेलिंग प्राइस है, क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस में उसमें प्रॉफिट माइनस करो तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे आ जाएगा, आपका कॉस्ट पे आ जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा डिस्कशन जुलाई 21 का। ओके, जुलाई 21 के क्वेश्चन का। के बाद अब जनवरी 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है वो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventories as on 31st March 2020. Inventory as on 1st April 2019 3,50,000. Purchases made during the year 12 lakh. Sales 18,50,000. Manufacturing expenses 1 lakh. Selling and distribution expenses 50,000. Administrative expenses 80,000. At the time of valuing inventory as on 31st March 2019, a sum of rupees 20,000 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 55,000 and was sold during the year for rupees 50,000. Except the above mentioned transaction, gross profit earned during the year was 20% on 20% होगा 20% on sales. ऐसा क्वेश्चन मैं रेगुलर बैच में भी कराऊं। देखो ये जनवरी 21 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है और आपको जून 22 में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, तो अभी हम दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं और ऐसा क्वेश्चन रेगुलर बैच में भी क्लास में करें। अब वो क्या कहता है हमसे, ओके, अब मैं अगर यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है भाई कि मैं इन्वेंट्री मेरे को निकालना, इस चीज को बहुत अच्छे ध्यान दो, अपने को क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है। तो इसने अपने को सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया अपने को, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया 3,50,000 रुपए। ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो 3,50,000 ओपनिंग स्टॉक दिया, लेकिन वो कहता है कि पिछले साल एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च 2019, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो था, a sum of rupees 20,000 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 55,000. तो कोई आइटम आपने पिछले साल 55,000 रुपए का परचेज किए थे, लेकिन 20,000 रुपए उसमें राइट ऑफ करते। राइट ऑफ करे के मतलब उसको आपने उतने से क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 से कम करे थे, लिखे थे। तो 55,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक था, वो आइटम था, और आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 रुपए राइट ऑफ करे, मतलब जो एबनॉर्मल आइटम था। तो एबनॉर्मल आइटम का मतलब जो रेगुलर नॉर्मल जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं बिकता गुड्स, दैट इज एबनॉर्मल आइटम हियर। तो 55,000 रुपए जिसकी कीमत थी, उसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखते वक्त आपने 20,000 रुपए राइट ऑफ करे। इसका मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक 3,50,000 रुपए मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है, ये 3,50,000 में 35,000 का ऐसा आइटम है जो कि एबनॉर्मल नेचर का। मैं क्यों बोल रहा हूं एबनॉर्मल नेचर को, समझना। मैंने कहा बेटा कि 55,000 रुपीज का पिछले साल आपने परचेज किए थे, उसमें आपने 20,000 रुपए पिछले साल राइट ऑफ करे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का 20,000 से कम लिखे थे। तो आपने 35,000 अभी भी ये स्टॉक में आपका है, 3,50,000 में 35। तो मैं उस आइटम को अलग करना चाहता हूं। अब आप बोले सर अलग क्यों करना चाहते हो, तो मुझको यहां पे कहता है वो एक्सेप्ट द अबो मेंशन ट्रांजेक्शन, इसके अलावा ये जो मैंने हाईलाइट करा, इसके अलावा वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स। मतलब ये जो आइटम है जो कि ओपनिंग स्टॉक में 35,000 रुपए का छुपा हुआ है, वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिका नहीं है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे मतलब नहीं बिका है। क्यों? क्योंकि उस पर जो प्रॉफिट मार्जिन और नॉर्मल मार्जिन अपना 20% ऑन सेल्स है, उस मार्जिन पे वो बिका, 20% ऑन सेल्स पे बिका नहीं है बेटा। सो अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, आपकी जो ओपनिंग स्टॉक है 3,50,000 रुपए, उसमें एबनॉर्मल आइटम को अलग करो। अब आप सोचेंगे सर क्यों आप एबनॉर्मल आइटम को अलग करने बोले, तो इस क्वेश्चन में जहां पर भी एबनॉर्मल आइटम आता है उस फिगर को मैं अलग करूंगा। सर एबनॉर्मल आइटम मतलब वो एबनॉर्मल आइटम जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिका नहीं है, बिका नहीं है परचेज में, जहां पर भी जो नॉर्मल जो उसकी कीमत उस पर नहीं लिखा हुआ है उसको अपन अलग करेंगे। अब क्यों करेंगे मैं आपको 2 मिनट में बात करता हूं। जैसे कि यहाँ पे 3,50,000 रुपए ये था, 35,000 रुपए इसमें से हटाया, 3,50,000 माइनस 35,000, यह आता 3,15,000। तो ये वो ओपनिंग स्टॉक है जो नॉर्मल ओपनिंग, मतलब जो नॉर्मल गुड्स है उसकी बात कर रहा है, वो है 3,15,000। वो 35 कैसे है आपको समझा, 55,000 का था वो,
लेकिन आपने पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 कम लिखे, मतलब 35,000 ही लिखे थे, 55 माइनस 20 35,000 ही लिखे थे। इसीलिए यहाँ पे 3,50,000 में से मैंने कितने माइनस करा, 35,000 ही है वो एबनॉर्मल आइटम उसमें छिपे, 55 नहीं है। आपने पिछले साल 20 कम लिखे थे, तो आपने उसको 35,000 पे क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम को ऐड किया, तो यहाँ पे इसलिए 35 ही माइनस करे। अब क्यों करे, 2 मिनट पेशेंस रखना, मैं बात करूंगा। उसके बाद आपने परचेज किए, तो परचेज जो आपने, ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। आपने जो परचेज किए वो कितने का करे, आपने 12 लाख रुपए का परचेज करे। सेल्स आपका है 18,50,000 रुपए, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे देखो वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹50,000। ये 18,50,000 रुपए में 50,000 ऐसा आइटम है जो कि एबनॉर्मल नेचर का आइटम है, मतलब वो नॉर्मल सेलिंग, नॉर्मल जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है उस पर बिका नहीं है। उसने बोला एक्सेप्ट द अबो मेंशन, मतलब इसके अलावा सब 20% मार्जिन ऑन सेल्स, लेकिन इसका नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिका नहीं है। तो मैंने कहा जो भी एबनॉर्मल आइटम जहां पर भी छुपे उनको पहले अलग करो। तो 18,50,000 में से आपने 50,000 अलग करे, तो कितना आ गया आउटर कॉलम पे, ये आ गया आपका 18 लाख। ये कितना आ गया, 18 लाख। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका 1 लाख रुपए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है आपका, 1 लाख रुपए। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पीएनएल में जाता है, ट्रेडिंग में नहीं आता। तो ये कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब बच्चों मैं बोलता हूँ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और क्लोजिंग स्टॉक की बात करूँ, आपने फाइनल अकाउंट कभी ना कभी लाइफ में पहले जरूर बनाया। तो आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता था और ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों मिसिंग फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं हमको। तो अगर मेरे को कोई एक इंफॉर्मेशन पता चली तो दूसरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी। तो यहां पर अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख लूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 18 लाख जो है उसका 20%, ये 20% बोला, इसका 20% करूं तो ये आता है 3,60,000। तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालो स्टॉक की, फिर मैं डिस्कस करता हूँ नॉर्मल एबनॉर्मल पे। 3,15,000 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3,60,000 माइनस ये करे आपने 18 लाख, तो यहाँ पर आता है 1,75,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ठीक है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल आइटम और एक होता है आपका एबनॉर्मल आइटम। तो ये जो 1,75,000 है बेटा, ये नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम को तो आप बिक गया ना, आपका वो ओपनिंग स्टॉक में 35,000 का तो आपने हटा दिए, और एबनॉर्मल आइटम 50,000 में बिक गया, तो जब वो बिक चुका है तो उसमें कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है उसका। तो एबनॉर्मल आइटम का इस क्वेश्चन में कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जीरो है। इसीलिए आपका क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 1,75,000 रुपीज आई है बेटे। ओके, सो आप ये अकाउंट बना के भी इसको निकाल सकते थे इस क्लोजिंग स्टॉक को। और आपने क्यों एबनॉर्मल आइटम को अलग करे, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बिक रहा है, उसको अलग कर दो। क्योंकि यहाँ पे जब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो मैंने लगाया 3,60,000, ये 18 लाख, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% किया, तो अब मैं 18,50,000 पे मैं अगर 20% लगाऊंगा तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आइटम है जो कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बिके, तो वो आइटम को आप पहले अलग कर दो। यहाँ पे था 50 का था, उसमें 50,000 से इंक्लूडेड सेल्स में, तो उसको हटा दिया। इसमें 35 से ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड, तो हटा दिया। तो इन सारी नॉर्मल चीजों को लेकर अब इसमें मैंने नॉर्मल, ये क्लोजिंग स्टॉक भी इसलिए नॉर्मल गुड्स का है, तो नॉर्मल गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना आपका 1,75,000। अब एबनॉर्मल आइटम का जो कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहता तो क्लोजिंग स्टॉक में लिखता, लेकिन वो कुछ है नहीं क्योंकि बिक गया, इसीलिए आपका 3,60,000 क्या हो गया आपका, ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट ये नॉर्मल का लिखा 18 लाख का, और आपका बैलेंस आ गया 1,75,000। 1,75,000 आपका क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आ गया, किस पे, कॉस्ट पे। समझ में आई चीज आपको, ओके डन। तो यहाँ पे 1,75,000। इसी तरह अब मैं इस पे बात करता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था ये जून 22 में ऐसे ही आया। अब देखो इसको यहाँ पे मैं भी आपको इसको बना के दिखाता हूँ, इसका क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, तो ओपनिंग स्टॉक है 28 लाख रुपए का यहाँ पे दिया है। लेकिन जब मैं नीचे पढ़ता हूँ कहता है कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 a sum of rupees 2,40,000 was written off for a particular item which was originally purchased for 8 लाख। 8 लाख में खरीद, सेम क्वेश्चन देखा एग्जाम में आया था और इसको रेगुलर बैच में भी कराया सारे क्वेश्चन। तो 8 लाख रुपए का आपका
उसका क्या था, परचेस आपने जो किए थे 2,40,000 रुपए से क्या करे थे बेटा, उसने 2,40,000 से राइट ऑफ, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक को 2,40,000 से कम लिखे थे। सो 8 लाख में से 2,40,000 रुपए कम लिखे थे आपने क्लोजिंग स्टॉक में, तो माइनस 2,40,000 करो तो एक्चुअल में आपके क्लोजिंग स्टॉक में ये एबनॉर्मल आइटम था 5,60,000 रुपए इंक्लूड था। तो मैंने कहा इसमें से 5,60,000 को मैं अलग कर देता हूं, तो ये 28 लाख में से 5,60,000 को मैं अलग करता हूं तो ये आता है 22,40,000। एबनॉर्मल आइटम को अलग कर देना, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आइटम वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द 6,40,000, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस में बिका नहीं था। तो आपका जो सेल्स जैसे क्वेश्चन में आपको दिया, ये ओपनिंग स्टॉक तो कर ली, सेल्स जो आपको दिया है वो कितना दिया है, सेल्स में अगर यहाँ पे लिखो तो 2,08,80,000, इसमें से एबनॉर्मल आइटम को जो सेल्स है यहाँ पे दिया 6,40,000। तो ये एबनॉर्मल आइटम नॉर्मल सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखा 1/3 ऑफ कॉस्ट, ये क्या 1/3 ऑन कॉस्ट में बोलता हूँ, लेकिन नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिका नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्ट द अबोव ट्रांजेक्शन, मतलब इसके अलावा बाकी जो सेल हुआ वो आपका 1/3 ऑन कॉस्ट के प्रॉफिट मार्जिन भी हो, इसके अलावा मतलब ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिका नहीं है। तो 2,08,80,000 में से मैं अगर 6,40,000 माइनस कर देता हूं तो ये आता है आपका 2,02,40,000। 2,02,40,000 आपका क्या आ गया, सेल्स आ गया आपका। आपका परचेज का अगर मैं यहाँ पे लिखने का 1,38,40,000 आपने परचेज लिखे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 28 लाख लिखे आपने। अब मैं अगर यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखूं तो क्लोजिंग स्टॉक खुद ब खुद मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ये क्या है, सेल वैल्यू 2,02,40,000, तो उसने बोला 1/3 ऑन कॉस्ट। तो स्क्रीन पे देखना बेटा, कॉस्ट ये प्रॉफिट और ये क्या हुआ आपका सेल्स, तो कॉस्ट प्रॉफिट और सेल्स, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट को मैं कहता हूं 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो ये इसको 3 ले लेते, इसको 1, तो ये सेल्स हुआ आपका 4, ये समझा ना 314 कैसे आया, 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट को 3 ले लो, प्रॉफिट इज 1, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल, तो सेल इज 4। तो मैं कहता हूं कि 2,04,00,000 नहीं सर 2,02,40,000, 2,02,40,000 जो है, 2,02,40,000 जो है वो कौन सी चीज है आपकी, 2,02,40,000 जो है आपका, वो आपकी सेल वैल्यू। तो अगर 2,02,40,000 अगर 4 है तो प्रॉफिट 1 कितना, तो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाता है आपका 50,60,000, ये आ गया 50,60,000। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या चीज आ जाएंगी आपकी, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कैसे आएगा ये 50,60,000 कैसे आया समझा आपको, ये 50,60,000 2,04,40,000 नहीं 2,02,00,000 है सॉरी 40,000 अगर आपका 40,000 अगर आपका 4 है तो एक कितना 50,60,000 प्लस 28 लाख नहीं यस 28 लाख, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लस 1,38,40,000 22,40,000 माइनस 2,02,40,000, तो ये आ रहा है आपका 3 लाख, कितना आ रहा है आपका 3,70,000, जस्ट 1 मिनट, तो 3,70,000 ये आपका क्या है 3,17 सॉरी 37 लाख आपका ये आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो 37 क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, नॉर्मल आइटम प्लस एबनॉर्मल आइटम, तो नॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक आया मेरा 37 लाख, एबनॉर्मल का कुछ क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने पूरा का 10 आइटम सोल्ड ड्यूरिंग देयर, आपने पूरा का पूरा बेच दिया उसको, तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं उसका कुछ, तो ये 0 आएगा। तो आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक जो है दैट इज 37 लाख, वो बैलेंसिंग फिगर वहां पे आ गई। तो इंस्टीट्यूट के इसमें आप अगर देखेंगे यहाँ पे, ये कौन सा है जून 22, तो यहाँ पर देखो उन्होंने यहाँ पे इसको अलग तरीके से लोग करते प्लस माइनस, लेकिन अकाउंट से भी हो जाता, दैट इज आपका यहाँ पे ये देखो 37 लाख ये निकाले आपने 37 लाख, ये क्लोजिंग स्टॉक, इसने ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी बता दिया ये क्लोजिंग, तो ट्रेडिंग को उन्होंने 2 पार्ट में बांटे, नॉर्मल एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का एक कॉलम बना दिया अपन ने, यहाँ पे क्या किया बच्चों, इसको एबनॉर्मल आइटम को यहाँ पे ऐसे इनर कॉलम में माइनस कर दी, बात एक ही है। वैसे पता है आपको, ये जो इंस्टीट्यूट ने ये जो यहाँ पर एक करी ना जून 20, ये एक्चुअल में आप सीए इंटरमीडिएट में एक चैप्टर होता है इंश्योरेंस क्लेम, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं, एनीवेज उसके बारे में बात नहीं करता मैं। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो रेगुलर बैच में भी किए थे, देखो ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क का आया, उसके पहले वाले अटेम्प्ट में 5 मार्क का इस पे आता है, जनवरी 21 में भी ऐसा आया, फिर आपको जून 22 में भी आया। ओके, अब हमारे क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका नवंबर 2020 का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर, ये जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमसे कहता है, क्या कह रहे हैं अपने से हो
क्यों कहते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23rd of February 2020. The value of stock was rupees 28 lakh. The following transaction took place from 23rd February to 29th of February 2020. अब इसको अच्छे से समझेंगे। हमको फिजिकल वेरिफिकेशन पहले तो हमारे 29 फरवरी को अपने को स्टॉक की वैल्यूएशन चाहिए। 29 फरवरी 2020 को स्टॉक का वैल्यूएशन चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में फिजिकल काउंट अपन ने करे कब? एक्चुअल में फिजिकल काउंट आपने करे 23rd of February 2020 को, 23rd of February 2020 को आपने फिजिकल काउंट करे। अब मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे को पता है कितना है, ये अपना है 28 लाख कुछ आया आपका, ये अपने को पता है। अब यहाँ पे जो भी आपने खरीदे उसको अपन ऐड करेंगे, और जो भी अगर आपने बेचे तो उसको क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट से क्या करेंगे, माइनस। तो 1 by 1 अपन इसको अब देखते जाएंगे। वैसे ना रेगुलर बैच में भी क्वेश्चन में कराया, तो मैं आपको वहीं से बताता हूँ, सिंपल तरीके से करा हुआ। ये जो रेडिंग में लिखा हुआ है इसको इग्नोर करना, ठीक है, इस पे बस ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो 28 लाख रुपीज आपका स्टॉक था, तो आपने यहाँ पे 28 लाख रुपीज ये लिखे, कोई और कलर यूज कर लूं मैं, ठीक है, ये 28 लाख आपने लिखे। अब उसके बाद कहते हैं कि आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर्थ रुपीज 2,30,000 वेयर अनसोल्ड। मतलब हमने कंसाइनी को कोई गुड्स भेजे थे, तो वो गुड्स क्या हुआ, अनसोल्ड हुआ। तो हमारे पास वो गुड्स नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो मालिक तो हम ही ना, उसके मालिक कौन है, हम ही उसके, तो कंसाइनी के पास रखा हुआ है। तो मेरे को मेरे स्टॉक की वैल्यूएशन लिखना, कुछ मेरे पास है, कुछ ट्रांजिट में है, कुछ कंसाइनी के पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2,30,000 रुपए कंसाइनी के पास गुड्स रखा, तो आपने 2,30,000 क्या करे, अनसोल्ड स्टॉक है, जो किसके पास रखा है, कंसाइनी के पास रखा हुआ है। तो ये भी हमारा स्टॉक है, तो 2,30,000 से क्या करें, हमने ऐड कर ली। अब उसके बाद कहते हैं कि परचेज ऑफ रुपीज 3 लाख, आपने यहाँ पे परचेज करे 3 लाख रुपए का। परचेज ऑफ रुपीज 3 लाख वेयर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5th of March 2020। अब आपने 3 लाख रुपए का गुड्स परचेज करे, लेकिन उसमें से 1,20,000 का गुड्स एक्चुअल में 5th of March मतलब फरवरी की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। स्टॉक हमारे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब ये नहीं था कि हमारे पास फिजिकल कितना वही हमारा स्टॉक है। स्टॉक हमारा वो भी है जो हमारा कंसाइनी के पास रखा, वो भी हमारा स्टॉक है, कुछ ट्रांजिट में रखा है, वो भी हमारा स्टॉक है। तो ये जो आपका 2 लाख, ये जो आपका 3 लाख रुपए का जो आपने गुड्स परचेज करे, आपको डिलीवरी 1,80,000 की हुई, 1,20,000 अभी भी इन ट्रांजिट है, लेकिन मालिक तो आप ही उस स्टॉक के, इसीलिए यहाँ पे आप 1,80,000 जो आपने परचेज करे और आपको रिसीव्ड हुआ, और आपका गुड्स इन ट्रांजिट कितना, आपको 1,20,000। तो ये गुड्स यहाँ पे परचेज जो आप 1,20,000 भला ही हमको आया, लेकिन हमारा इन ट्रांजिट कितना गुड्स है, 1,20,000, उसके भी मालिक हमें, इसीलिए 1,20,000 को भी यहाँ पर हमने लिखे। उसके बाद वो कहता है आपका सी पॉइंट, सेल्स फेयर रुपीज 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 ऑन सेंट ऑन अप्रूवल। मतलब जो सेल हुआ आपका 13,60,000 रुपए का, उसमें कुछ ऐसा गुड्स है हमने सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे करे। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे कितने बजे, 3,20,000। वो चैप्टर आप रिवाइज करेंगे आगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर वही रहेगा। 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल, हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 29th of February 2020। अभी 3,20,000 में से आधा गुड्स क्या हो गया, वापस आ गया। तो इसमें 3,20,000 का आधा होता है 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए का गुड्स क्या हो गया आपका, 1,60,000 रुपए का गुड्स वापस आ गया। और उसमें देखिए बट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 29th of February, ठीक है। मगर अब उस मैं जाता हूं उस पे सेल्स रिटर्न पे, लेकिन आपको बट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड। रिमेनिंग गुड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। हाफ गुड्स हमारा कस्टमर के पास रखा हुआ है, तो जो 1,60,000 का गुड्स वापस आया और 1,60,000 का गुड्स कस्टमर के पास रखा है, तो जो कस्टमर के पास रखा हुआ है वो भी तो हमारा गुड्स है। मतलब मेरा कौन कौन सा गुड्स है, तो मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो मेरे पास इन हैंड, मेरे पास क्या है, वो मेरा स्टॉक है। इन ट्रांजिट में वो भी मेरा स्टॉक है। उसके बाद कस्टमर के पास अगर मेरा गुड्स है वो भी मेरा स्टॉक है। और उसके बाद कंसाइनी के पास जो गुड्स रखा है वो भी मेरा स्टॉक है। तो चारों के चारों मेरे स्टॉक है बेटा। तो मैंने कहा कि मेरे पास, मेरे को तो सब लेना है, कंसीडर करूंगा, तो मैंने कहा कि जो मेरा 50% मेरे जो कस्टमर के पास रखा वो भी मेरा गुड्स है ना। तो उसको भी मैं यहाँ पे जो गुड्स हमारा कस्टमर के पास रखा उसको मैं ऐड कर लेंगे। तो 1,60,000 जो है, अब देखो वो बेच किस मार्जिन पे रहा, यहाँ पे बोला डी पॉइंट में
गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। ओके, अभी आगे का मैं बाद में पढ़ता हूँ, कॉस्ट प्लस 25%। तो 1,60,000 रुपए गुड्स जो कस्टमर के पास रखा वो तो सेलिंग प्राइस पे लिए, क्योंकि 3,20,000 सेलिंग प्राइस पे 50% कस्टमर के पास है, बचे 50 के बारे में बात करते हैं। तो 1,60,000 रुपये 125 है, तो 1,60,000 अगर 125 है, क्यों 125, कॉस्ट प्लस 25%, दैट इज 125। तो वो अगर 125 है तो फिर 100 कितना, वो आता है 1,28,000। तो 1,60,000 अगर 125 है तो 100 कितना, वो आता है 1,28,000। अब ये सारी चीजें जो हमने ऐड करी, लेकिन लेस क्या करना है, जो भी हमने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट को क्या करेंगे अपन, उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि गुड्स हमारे पास से चला गया तो हमारे पास हमारा गुड्स नहीं, तो अपन क्या करेंगे, माइनस। तो इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 फरवरी टू आपका 29 फरवरी। अब आप यहाँ पे देखेंगे टोटल गुड्स जो आपने बेचे, टोटल गुड्स जो आपने बेचे कितने के, आपके 13,60,000 रुपए के गुड्स हमने क्या करे, टोटल बेचे। सो 13,60,000 रुपए के गुड्स आपने टोटल बेचे, लेकिन उसमें ऐसे गुड्स जो रिटर्न हुए, तो 50% कस्टमर के पास है लेकिन 50% हमारा रिटर्न हो गया था, तो ये सेल वैल्यू है। तो ऊपर ये सेल वैल्यू आपका, इसका 50%, ये जो 3,20,000 के गुड्स थे उसका 50% 1,60,000, तो सेल्स रिटर्न मैंने यहाँ पे माइनस करा। और उसमें से वो कहता है कि यहाँ पे हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000, तो 2,40,000 की चीज को 1,50,000 में बेचे, तो ये एबनॉर्मल आइटम है, तो इसको भी हटाएंगे, लेकिन जो कुछ स्टॉक में रखा हुआ होगा तो अपन उसको बाद में ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपने उसका एक्चुअल एबनॉर्मल आइटम बेच ही दिए 2,40,000 का, तो आपने 1,50,000 में उसको बेचे, तो सेल में तो 1,50,000 इंक्लूड है बेटा, तो 1,50,000 मैंने यहाँ पे माइनस करा। तो टोटल सेल्स इतना था, इतना रिटर्न हुआ और एबनॉर्मल आइटम इतना बिका। वो एबनॉर्मल आइटम को क्यों हटाया मैं 2 मिनट में बात करता हूँ। ये बैलेंस है। अब जो ये बैलेंस है 10,50,000 रुपए एक्चुअल में सेल वैल्यू किसकी, जो नॉर्मल गुड्स बेचे, एबनॉर्मल आइटम का जो सेल था 1,50,000 का मैंने हटा लिया। तो 10,50,000 रुपए जो है ये 125 है, तो 25 कितना, 10,50,000 रुपए जो है वो 10,50,000 रुपए आपका 125 है, तो 25 कितना, वो आता है आपका 2,10,000। वो कितना आता है बेटा आपका 2,10,000। तो इसमें से ये सेल वैल्यू में से मैं प्रॉफिट को माइनस करूं तो कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल प्राइस, तो ये आपका कितना आ गया, 2,40,000 ये आ गया। लेकिन आपने इसके अलावा भी कोई और कॉस्ट है, कौन सी, जो एबनॉर्मल आइटम थे आपके, जो 2,40,000 के आपने 1,50 में बेचे, तो 1,50 उस सेल में से माइनस करे, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी, 2,40,000। तो ये 2,40,000 ये कॉस्ट थी 8,40,000 रुपए किसकी, जो गुड्स आपने नॉर्मल आइटम जो बेचे उसकी कॉस्ट थी, और एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट थी 2,40,000। तो टोटल गुड्स जो आपने बेचे उसकी कॉस्ट आती 2,40,000 प्लस 8,40,000, वो आती 10,80,000 रुपए। तो जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट थी आपकी टोटल 10,80,000 रुपए। तो आप इसमें से 10 जो गुड्स चलेगा उसकी कॉस्ट आप उसमें से माइनस कर देंगे, तो आप ये 28 लाख में सारी चीजें ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इट विल कम 23,78,000। तो इसका आंसर ये मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, इस 23,78,000 इस तरीके से वैल्यू ऑफ स्टॉक। और वैल्यू ऑफ स्टॉक में क्या क्या आ गया कि हमारे पास इन हैंड कितना था वो भी आ गया, हमारा ट्रांजिट कितना था वो भी आ गया, कंसाइनी के पास जो रखा है वो भी इसमें आ गया, ठीक है। तो सारी कंसाइनी के वो भी कस्टमर के पास जो रखा वो भी इसमें आ गया। ओके, सो सारी चीजें हमने यहाँ पे कंसीडर कर, तो हमारे वैल्यू ऑफ स्टॉक होगी 29 फरवरी का हमारा स्टॉक कितना था। सो ये डिस्कशन हमारा खत्म होता है यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर में। अब इसके बाद छोटे छोटे कुछ 3-4 चैप्टर बहुत छोटे, दैट इज सेल्स ऑन अप्रूवल, और उसके बाद फिर एवरेज ड्यूटी और अकाउंट करना, छोटे छोटे चैप्टर जल्दी हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ही हमारा सेशन खत्म होता है रिलेटेड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सो टेक केयर, बाय बाय।